मौजूद है अंशुल जैन जी, हमारे साथ वीएलए अंबाला जी मौजूद हैं। आप सभी विशेष मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अविनाश सर, आपसे शुरू करना चाहेंगे। ये दौर अभी थमेगा सर, क्या इसी तरीके से मतलब डर डर करके ही ट्रेड करना पड़ेगा? जब ऊपर जा रहा है तो ऊपर के ट्रेड ले लो, नीचे जा रहा है नीचे के ट्रेड ले लो। आपकी स्थिति क्या है? कब तक स्थिति सामान्य होती हुई दिखाई दे रही है? गुड मॉर्निंग विपुल। देखिए, ये कहना मुश्किल है कि अभी ये दौर कब खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे सभी को पता है कि ईरान और यूएस के जो बातें हो गई, इसमें एक बात तो क्लियर है कि दोनों देश अपने शर्तों के ऊपर बैठे हैं। और कहीं पे भी मेरे ख्याल से कोई भी शर्त के ऊपर कोई समझौता हुआ नहीं है। तो अभी तो कहना मुश्किल है, बट ट्रम्प साहब का जो लेटेस्ट बयान है कि उन्होंने कहा है कि जो भी शिप्स हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट से जाएंगे, वहां पे वो अगर ईरान टोल लेता है तो ऐसे शिप्स के ऊपर भी वो बमबारी करेंगे। तो ये एक दूसरा नेगेटिव मार्केट को मिला है। और मेरे ख्याल से हमको तो इसका अंदाजा पहले से था, बट मुझे लगता है कि मार्केट अभी ऊपर जाने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर करेगा। मार्केट गिरा जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि निचले लेवल पे थोड़ी सी बाइंग आ सकती है दोपहर के सेशन में, अगर थोड़ी बहुत बाइंग आती है। बट मेरे ख्याल से आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक रहना ही ठीक रहेगा। और मेरे ख्याल से नतीजों का सीजन है। देखिए, आज आईसीआईसीआई प्रू के नंबर्स आएंगे, तो मेरे ख्याल से मार्केट पहला तो लोकल जो डेवलपमेंट्स है यानी रिजल्ट्स है उसके ऊपर ही फोकस करेगा। ग्लोबली मुझे लगता है कि अभी आने वाले एक दो हफ्ते और भी वॉलेटाइल हो सकते हैं, क्योंकि देखिए, कुछ भी खबर ट्रम्प साहब से आती है या ईरान से आता है या बमबारी की खबर आती है, तो इससे मार्केट्स को क्लैरिटी मिलेगी नहीं। अभी हम वही बात कर रहे थे कि क्लैरिटी कब आएगी, तो क्लैरिटी आने के लिए अभी थोड़ा समय लगेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक भी मेरे ख्याल से मूवमेंट ज्यादातर आपको मार्केट में नियर टर्म में देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है। अंशुल सर, आप बताइए, आप कैसे देख रहे हैं बाजार को? हालांकि कई बार ये दिल कह रहा है कि जब एक पार्टी समझौते के लिए तैयार है तो आज नहीं तो कल ये चीज़ें अब सुलझती हुई दिखाई देंगी। एक शांति वार्ता जरूर फेल हुई है, लेकिन इसको जितना डिले किया जाएगा, इस युद्ध को जितना एक्सटेंड किया जाएगा, यूएस के लिए भी अब मुश्किलें बढ़ेंगी। आपका व्यू पॉइंट क्या है इस वॉर को लेकर के, करंट सिचुएशन को लेकर के, और जो इस्लामाबाद में वार्ता फेल हुई है उसको लेकर? अच्छा, देखिए, यूएस के लिए भी नहीं, यूएस के लिए ही दिक्कतें बढ़ती हुई दिखेंगी, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन जैसे जैसे पास आएंगे वैसे वैसे और दबाव बढ़ता जाएगा। तो इसकी युद्ध शुरू भी यूएस ने और इजराइल ने किया है, और खत्म करने की शुरुआत भी इन्हीं को करनी पड़ेगी, क्योंकि ईरान के पास खोने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। तो वो तो अड़े रहेंगे और अपनी शर्तें मनवा के रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आके अगर आप कुछ ऐसा युद्ध विराम करते हैं जहाँ पे ईरान के लिए पाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा तो जो पिटाई हो रही है और दो मुक्के मार लो, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, इतने तो मार ही लिए। तो अब प्रेशर यूएस के ऊपर है, डोमेस्टिक फ्रंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, क्रूड ऑयल प्राइसेस हो, या फिर मिड टर्म इलेक्शन आने वाला है। तो अमेरिका के ऊपर ज्यादा प्रेशर है, और मेरे को नहीं लगता कोई खास बमबारी होगी। एक आध तो इधर उधर डराने के लिए फोड़ दें, अलग बात है, बट अब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और चूंकि पाकिस्तान नॉट अ गुड कंट्री, जो खुद न्यूट्रल नहीं है, खुद भरोसेमंद नहीं है, तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि वहां जाके कुछ होगा। हाँ, अब पुतिन साहब ने कहा है कि शायद हम मध्यस्थता कर सकते हैं, वो करें या कोई और न्यूट्रल कंट्री करे, तो थोड़ी सी उम्मीदें आपकी बढ़ेंगी, ना कि पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान में रहा तो ये इसी तरीके से मचा रहेगा, और मचा रहेगा तो मिड टर्म इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप का हारना लगभग लगभग आप लिख लीजिए कि निश्चित है। तो उसको चेंज करने के लिए ड्रास्टिकली कुछ ना कुछ कदम उठाए जाएंगे जो मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेंगे। और जहां तक निफ्टी बैंक निफ्टी है, 20 डे मूविंग एवरेज पे खुला है, बाउंस बैक आना चाहिए था, बाउंस बैक एज इट इज जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आ रहा है। जी चलिए, प्रदीप सर, आप बताइए सर, चार्ट्स क्या कह रहे हैं? चार्ट्स में अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है क्या? और ये जो एक रिकवरी आई 24,000 के ऊपर की, उम्मीदें बढ़ गई थी कि शायद ये सस्टेन करेगी। हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी ज़रूर है, लेकिन क्या कह रहा है बाजार? गुड मॉर्निंग विपुल जी। देखिए, कहीं ना कहीं सिचुएशंस अभी देखिए चार्ट से ज्यादा अभी न्यूज बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा हो चुका है। तो मेरे ख्याल से लास्ट 3-4 दिन से कंसर्न था कि ये जो इस्लामाबाद में हो रहा है ये इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकलेंगे। सो कहीं ना कहीं देखिए ऑलरेडी झटका लगा हुआ है मार्केट को। सो मुझे लगता है कि इतना फास्ट नहीं सोचना चाहिए हमें कि 24 आ जाएंगे उसके बाद कंटिन्यूअसली मार्केट एक
रिकवरी आपको आते हुए दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब तक ये नाटक चलते रहेंगे तब तक मार्केट आपको एक दिन ऊपर एक दिन नीचे होते रहेंगे। सो कहीं ना कहीं इंडेक्स को अभी भी मेरा आज अगर हम बात करेंगे, कहीं ना कहीं मार्केट बंद है तो प्रेशर में डेफिनेटली रहने का पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वीक्स थोड़ा बहुत नीचे आ चुका है। एज पर आवर स्ट्रैटेजी हमने पहले भी बोला था, जब तक 21 के नीचे 20 के नीचे अगर आ जाता है तो ऑलरेडी वो आ चुका है। अब 23,900 24,000 के आसपास देखिए फिर से ये जो एक डेंट लगा हुआ है, मुझे लगता है कि 23,500 अगर ब्रेक होता है तो फिर से आपको 23,200 आते हुए दिखाई देंगे। सो कहीं ना कहीं नीचे के साइड ऊपर के साइड दोनों पे एक मोटा मोटा 800,000 पॉइंट का ओवरऑल एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर फंसा है निफ्टी। एंड बैंक निफ्टी भी 54,798 के लेवल पे चल रहा है। ऑलमोस्ट डे हाई 484 के रेंज पे है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 55,500 और नीचे के साइड में आपको 54,200 है, ये जोन के अंदर कंसोलिडेशन रेंज में फंसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों। तो मेरा भी ज्यादा फोकस स्टॉक स्पेसिफिक है, क्योंकि इंडेक्स लेवल पे अभी हम कुछ भी बोलेंगे, कल अगर फिर से कुछ पॉजिटिव हो जाता है तो वहां पे फिर से आपको गैप अप आते हुए दिखाई देंगे, कुछ भी नेगेटिव होता है आपको फिर से गैप डाउन आते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि अभिनव सर ने बताया, ये बोलना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा, मुश्किल है कि ये सिचुएशंस कब तक चलेंगे। तो जब तक चल रहा है चलने दीजिए, हम बस लेवल टू लेवल फोकस करके चलिए। दिस इज द नॉट राइट टाइम फॉर व्यू देना इंडेक्स लेवल पे, मुझे लगता है कि राइट समय नहीं है। हमें अभी थोड़ा बहुत पेशेंस के साथ बने रहना है, देखना है सिचुएशंस कैसे डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई। अब 680 के आसपास अमाला मैम, आज का जो थंब हमने लगाया है वो लगाया घबराना नहीं है, है ना। ये हमारे पड़ोसी मुल्क के जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी आवाम को संबोधित करते हुए कहा था सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। क्या ये थंब सही है? क्या आपको लग रहा है कि अभी ठीक है, छोटा हफ्ता है, एक डिसअपॉइंटमेंट हुई जो कि एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन पैनिक वाली कोई सिचुएशन लग रही है क्या आपको? नॉट रियली। एंड गुड मॉर्निंग विपुल जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल को पैनलिस्ट एंड सभी व्यूअर्स को भी। और घबराने की जरूरत है भी नहीं। इफ यू आर एबल टू टेक सम ब्रॉडर मार्केट की बात कर रहे हैं तो उसका एक अलग मूवमेंट है, जहां पर एक वोलेटाइल मूवमेंट, आपको याद होगा आपने पूछा था कि यहाँ से बाय कर ले सेल कर ले, एंड आई वाज लाइक लास्ट जब सेशन था कि थोड़ा रुक जाते हैं, क्योंकि ये मार्केट ये नो ट्रेड जोन वाली है। ये जो 3.5% की जो रेंज है, इसमें ट्रेड नहीं है, सेफ ट्रेड नहीं है, ट्रेड तो है। हमने किया, सेंसेक्स का हेज लिया था, वी मेड इट, लाइक 500 पॉइंट मिल गए उसमें आपको। बट अगर आप हेजिंग वाले ट्रेड से डरते हो और सही दिशा में आप काम नहीं कर सकते तो इंडेक्स पर आपके ट्रेड्स नहीं है। लेकिन जब आप इंडेक्स को इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रैक कर रहे हो तो फिर आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस लेने की ही जरूरत है इस मार्केट में। ईटीएफ्स खरीदने हैं इंडेक्स की, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉक स्पेसिफिक हो जाओ। ईटीएफ खरीदने का समय है थोड़ा बहुत, चाहे तो 2-3% के बाद, जब वापस से निफ्टी आपका 23,200 के आसपास आ जाए, 23,200 23,300, 22 नहीं 20 नहीं बोल रही हूँ, 23,200 23,300 की रेंज में जब आ जाए, तब वहां पर आप दोबारा से अपने ईटीएफ निफ्टी ईटीएफ्स को खरीद सकते हैं। और डरने वाली बात बहुत ज्यादा मुझे इसलिए भी नहीं लगती है। अब बहुत बड़ी डरावनी बात सिर्फ तब होगी जब न्यूक्लियर वॉर होगी, विपुल जी, यही सच है। क्योंकि ये जब भी कोई इस तरह की नेगोशिएशंस होती हैं, डिस्कशन होते हैं, तो यही फेजेस से गुजरता है। कोई भी डिस्कशन जब ऑन टेबल आता है, कोई हाँ करेगा, कोई ना करेगा, नई कंडीशंस, एंड दिस इज व्हाट द प्रैक्टिकल थिंग इज हैपनिंग। तो कहीं ना कहीं इसका अंत होगा, या तो ये युद्ध का अंत हो जाएगा या फिर धीरे धीरे ही सही है वॉर चलती रहेगी। तो अगर युद्ध का अंत हो गया, मार्केट बहुत फास्ट रिएक्ट करेगी। अगर धीरे धीरे चलती रही मार्केट साइडवेज टू कभी डाउनसाइड कभी अपसाइड 10% 15% की रेंज में डोलती रहेंगी। लेकिन अगर इस युद्ध में मान लीजिए कोई एक्सटेंशन आता है न्यूक्लियर वॉर वाला, इससे पहले कुछ नहीं, तो ही कुछ बड़ी खराब बात मार्केट में होगी। उससे पहले इट जस्ट लाइक कभी ऊपर कभी नीचे, वैसे ही माहौल है। रही बात स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्यों लेना है, आप जेएनके देखो, इलेक्ट्रा देखिए, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस देखिए, टाटा केमिकल्स देखिए, टाटा इन्वेस्टमेंट देखिए। पिछले 10 दिन के अंदर ये सारी रिकमेंडेशंस आप लोगों को दी गई हैं। इन सब में किसी में 15% आज टारगेट हुआ है तो किसी में 25% के टारगेट्स है। जस्ट टू स्पेसिफाइड सम, टाटा केमिकल 650 660 पर दिया गया था, परसों की बात है ये आपको, और 720 का पहला टारगेट था और 800 और 950 रुपए के टारगेट है। आज टाटा कैम आपका इंट्राडे में 10% से ज्यादा अप भी था और अभी तक 770 के लगभग का हाई बना चुका है। सो ये इसलिए हाईलाइट किया है ताकि आप नब्ज को पकड़े। ये मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेने वाली है और पैसा आ जाए
तो भुनाने वाला भी, ऐसे नहीं क्या पकड़ के बैठ जाए पोजीशन को, तब नहीं होगा। तो फिलहाल दीज आर ऑल द स्टॉक्स। अदानी एनर्जी सोल्यूशन आप देख सकते हैं, हम लोग रेकमेंड कर रहे थे उसको कि आप उसको 950 960 पर खरीदिए, 1180 का भाव आ गया है। तो यू गॉट टू बी वेरी प्रिसाइज विद योर एंट्रीज एंड विद योर स्टॉक सिलेक्शन। चलिए, ये बात निकल करके आई है। चंदन चौरसिया जी कह रहे हैं तो ये बात निकल करके आई है कि आज आप लोग लेट हो। हाँ सर, थोड़ा लेट हो गए, रास्ते में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, पहुंचते पहुंचते ऑफिस जो है किसी तरीके से पहुंचा गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, 1-2 मिनट में ही, मतलब उसके लिए क्षमा चाहे प्रार्थना है आप लोगों से। चलिए, इस बीच बहुत सारे लोगों की टिप्पणियाँ आई हैं, बहुत सारे लोग सवाल अपने भी पूछ रहे हैं। कुछ एक टिप्पणियाँ दर्शकों से लेंगे, कुछ एक ट्रेड एक्सपर्ट से लेंगे, इन तमाम लोगों की बातचीत होगी। टाटा इन्वेस्टमेंट को लेकर के बातचीत करते हैं अविनाश सर से। और इस बीच 2500 से ज़्यादा लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। जितना ज़्यादा हो सके लोगों के साथ लिंक को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ट्विटर पे, फेसबुक पे, अपने जहां पर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लिंक को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये कार्यक्रम जो है वो पहुंच सके। अविनाश सर, टाटा इन्वेस्टमेंट। नहीं, मेरे ख्याल से विपुल, ये टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। सारे जो टाटा ग्रुप के जो स्टेक्स है वो ये कंपनी कंट्रोल करती है, और ये कंपनी एक होल्डिंग कंपनी मानी जाती है। तो देखिए, होल्डिंग कंपनी का सबसे बड़ा जो रेवेन्यू इनकम होता है वो तो डिविडेंड होता है, क्योंकि जब भी कोई शेयर लिस्ट होता है या इसमें वैल्यू अनलॉकिंग होती है तो ही ऐसी कंपनीज को बेनिफिट होगा। तो नजरिया मीडियम टर्म का तो अच्छा ही है, क्योंकि देखिए सारी टाटा ग्रुप कंपनीज में जिस प्रकार से अभी बदलाव हो रहे हैं, अगर टीसीएस की भी बात करें तो नंबर्स काफी ठीक ठाक थे, मेटल सेक्टर की बात करें या टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, तो मुझे लगता है कि लंबी अवधि के लिए काफी अच्छा विकल्प है। अगर किसी का नजरिया 1.5-2 साल है, अगर शॉर्ट टर्म में किसी को प्ले करना है, तो मैं समझता हूं कि डिविडेंड के ऊपर प्ले करना शायद ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि डिविडेंड डील काफी मामूली रहेगा। तो जिनके पास है वो होल्ड करे, और जिनको 1.5-2 साल का नजरिया लेना है वही यहाँ पे निवेश करे, क्योंकि ये कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो है नहीं। सर, ये जो टाटा को ग्रुप में जो प्रॉब्लम चल रही है, टाटा सन्स की लिस्टिंग होगी नहीं होगी, उसका असर बाकी ग्रुप के शेयरों पे पड़ेगा क्या सर? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से ये लंबा प्रोसेस रहेगा और टाटा सन्स फाइनली लिस्ट होगा। अगर टाटा सन्स लिस्ट होता है तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, जैसे टाटा सन्स है, टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील है, इनका थोड़ा बहुत स्टेक टाटा सन्स में है, तो उनके लिए डेफिनेटली अच्छी बात रहेगी। लेकिन इसका असर इनके बिजनेस के ऊपर होगा ऐसा लगता नहीं है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा एक नेगेटिव ट्रेंड हो, लेकिन मार्केट पहले तो नंबर्स को देखेगा, इनकी परफॉर्मेंस को देखेगा, और उसके बाद ये बातें डिस्काउंट करेगा। तो लग तो नहीं रहा है कोई बड़ा मसला इस कारण से इन शेयरों पे आने वाला है। ये बात निकल करके आई है। अंशुल सर, हालांकि अभी जब सेगमेंट स्टार्ट करेंगे तो फिर से उस पर बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से क्रूड मजबूती दिखा रहा है, क्या आपको ओएमसीज को लेकर के व्यू पॉइंट निकल के आ रहा है कि अभी क्या करें, बने रहें, निकल जाएं, गिरावट खरीदारी का मौका है, या दूर रहने का की सलाह अभी रहेगी आपकी तरफ से? क्या व्यू पॉइंट लेकर के आ रहे हैं सर ओएमसीज पे? सर, गिरावट खरीदारी का मौका है। आज भी आईओसीएल ने अपना जो गैप अप खुला था वेडनेसडे 8 अप्रैल को, वो गैप फिल कर लिया है। तो यहाँ से वापस से नीचे जाने के लिए कोई खास वजह बचती नहीं है। तो ऊपर में 20 डे मूविंग एवरेज रिजेक्ट होकर नीचे आया था, हाई लो की फॉर्मेशन होती है, तो नेक्स्ट लेग में 145 20 डे मूविंग एवरेज निकाल के 50 डे मूविंग एवरेज 153 रुपए तक चला जाएगा, और 154 के ऊपर जैसी क्लोजिंग देगा, स्ट्रक्चरल बुल रन में वापस से जो स्ट्रक्चरल बुल रन है वो रिज्यूम हो जाएगा। तो कोई खास दिक्कत नहीं है, बट ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो कृपया इनसे दूर रहें। एक खाली उन लोगों के लिए जो खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख के तकिए के नीचे दबा के सो सकते हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए। तो मतलब आपके मेरे लिए जैसे ट्रेडर्स के लिए नहीं है। इन्वेस्टर जरूर होल्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपने क्रूड की बात की। क्रूड में फ्राइडे को पहले ट्यूसडे को जो गिरावट आई थी युद्ध विराम के बाद, वो 117 ऑड लेवल से आई थी ऑन द डेली चार्ट। एग्जैक्टली हाई बना था 117.63 का। ट्यूसडे और वेडनेसडे गिरावट आई थी। हम केवल उसका 50% रिट्रेसमेंट कर रहे हैं आज अप मूव में। तो मेरे को ऐसा कोई खास क्रूड में अप मूव नहीं दिख रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक किया डेली चार्ट पे। अगर लोअर हाई बनता है तो नेक्स्ट लेग में 20 डे मूविंग एवरेज 95 के आसपास है, हम उसको तोड़ के प्रोबेबली 84 की तरफ चले जाएंगे। तो 117 120 टूटता है तो ही कुछ घबराहट होनी चाहिए, नहीं तो केवल बाउंस बैक है क्रूड में, वापस से नए लोस बनते हुए दिख जाएंगे। बात जो है IOCBPCL पे निकल के आ रही है। सर, एक दर्शक काफ़ी देर से परेशान है, प्रदीप सर जरा देखिए SDBL को लेकर के। सोम डिस्टिलरीज पे फ्राइडे के सेशन में बात हुई थी, शायद अंबाला मैम से बात हुई थी
किसी एक्सपर्ट से बात हुई थी, थोड़ा सा मुझे वो हो रहा है, लेकिन रिकवरी आ रही है लोअर लेवल से 79-80 के आसपास ट्रेड करता हुआ। अभी क्या करना चाहिए प्रदीप सर, आप देखिए जरा, अभी क्या किया जा सकता है इसमें? ये संतोष नांदेकर जी हैं, वो जानना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल जी, देखिए ऊपर से ऑलरेडी बहुत करेक्शन हो चुका है चार्ट में, अभी भी इसमें वीकनेस ही है, डेली वीकली मंथली नेगेटिव ही है। इतना करेक्शंस के बाद देखिए आपको ऑब्वियसली अगर हायर प्राइस में आपका बाइंग है तो आपको बेचना नहीं चाहिए। एक पुल बैक मुझे लग रहा है कि आपको 85-90 तक तो दिखेंगे, लेकिन उछाल में एग्जिट होने का ही व्यू रहेगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही पूरा खराब हो चुका है। जब तक स्टॉक फिर से घूम फिर के 115-120 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तो अपने जो पुराने ट्रेंड है उसमें लौट नहीं पाएगा। सो कहीं ना कहीं वो आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे अभी भी। तो हर एक उछाल में जैसे आप कंफर्टेबल हो जाए, थोड़ा बहुत देख के आपको एग्जिट होने का ही सलाह रहेगा इसमें। जी जी चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच जो है अगली टिप्पणी एक दर्शक की है, रमन राजपूत जी कह रहे हैं थैंक यू सर, थैंक यू सर, करीब 20 पर सर मुझे धन्यवाद किस चीज़ के लिए ये भी बता दीजिए तो और ज़्यादा धन्यवाद हमारी तरफ से भी हो जाएगा। श्रुति सावंत जी कह रही हैं अम्बाला मैम मैंने अदानी सोल्यूशन का कॉल ऑप्शन लिया था, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, थैंक यू सो मच। तो ये आपके लिए बधाई संदेश एक आया है अम्बाला जी के लिए। और इन सब के बीच में चेन्नई पेट्रो के बारे में जानना चाह रही हैं हमारे एक दर्शक प्रगति सिंह जी। मैम जरा देखिए चेन्नई पेट्रो में अभी क्या कर सकते हैं, 947 पे उनकी बाइंग है, आपका व्यू पॉइंट क्या है? ओके एंड एक और अपडेट मैं दे दूं क्या, टाटा इन्वेस्टमेंट आज सुबह हर्षी के साथ जब लाइव थे सुबह वाले मॉर्निंग शो में, तो 650 660 इसी रेंज में जहां मिले खरीदने की सलाह दी थी। 720 रुपए का फर्स्ट टारगेट है, आ चुका है। सो जो लोग हैं यस, तो मॉर्निंग का ही ट्रेड है तो आप लोग आराम से, बाकी अगर इंट्राडे नहीं कर रहे हो, स्विंग का या शॉर्ट टर्म का थोड़ा सा व्यू है तो यू कैन स्टिल कैरी इट, अभी तो शुरू हुआ है। वेल कमिंग बैक टू चेन्नई पेट्रो, इनकी बाइंग कुछ है क्या इसमें ऑलरेडी? 947 ओके, यू शुड बुक इट टुडे, आज आप बुक कर लो, 955 पर है और 900 के आसपास वापस बाय कर लेना। और ये आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट है, कल नहीं रहेगा क्योंकि थोड़ा सा नीचे सरक सकता है, लेकिन वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, इसीलिए जब दोबारा 900 पर आए तो खरीद लीजिए ताकि आपको वापस से 1000 और 1150 के टारगेट दिख सके। चलिए ये बात आपके लिए, ये सलाह आपके लिए यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में एक बहुत लोगों के सवाल बस ईवीज को लेकर के, इस पर अभी बातचीत, अभी हमारी थीम जैसे शुरू होगी तो उस पर बातचीत करेंगे डिटेल में, लेकिन एक आईआरबी इंफ्रा डिस्कस कर लीजिए सर। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों में वो बात नहीं रही, आज के 10 साल पहले हर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों की बात करता था, वो थीम ही ऐसा लगता है कि कहीं पीछे छूट गई, क्या वजह मान रहे हैं इसकी सर? जब बाजार चलता है तब तो चलते हैं, पर ऐसा मतलब इस थीम में वैसी कोई बात नहीं रही। अविनाश सर? नहीं देखिए, मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरे ख्याल से ग्रोथ आता है तो धीरे धीरे ही आता है। और मुझे लगता है कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सारे सेक्टर्स है, जैसे सीमेंट हो गया, पोर्ट हो गया, स्टील हो गया। तो मेरे ख्याल से देखिए ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बट कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये सारे जो सेक्टर्स है ये लॉन्ग टर्म में ही प्ले आउट होते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए जिनका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है, डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। रही बात आईआरबीपी, तो देखिए ये टोल में नंबर 1 प्लेयर है और काफी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन नंबर्स में इतना बढ़त दिखने को मिला नहीं है और मार्केट सिर्फ अर्निंग्स पे ही देखता है। उसके बाद जो ग्रोथ कमेंट्री आएगी Q4 के बाद वो भी सुनना चाहेगी। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली ग्रोथ तो है, बट आईआरबी के बारे में थोड़ा सा धीमा हो चुका है और वही कारण है कि शेयर एक छोटे दायरे में ही है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आएगा ऐसा लगता है। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इन सब के बीच में अब शुरू करते हैं हमारा आज का पहला सेगमेंट और क्लॉकवाइज चलते हैं। प्रदीप जी से शुरुआत करना चाहेंगे, एक एक करके तमाम शेयरों पे बातचीत होगी और शुरुआत प्रदीप सर एक शेयर जाइडस वेलनेस को लेकर के है, जितना शानदार मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है, क्या ये जिनके पास है प्रॉफिट बुक कर लें और जिनके पास नहीं है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए अगर किसी के पास है तो। एंड स्टॉक में हमने देखा ओवर द टाइम जिस तरीके से ऊपर से थोड़ा बहुत हल्का हुआ था, सो कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अभी फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा, एक बार करंट जोन से प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। अगर किसी का व्यू एटलीस्ट 1.5 से 2 महीने का मिनिमम है, आप वेट करके जा सकते, तब जाके मुझे लगता है कि यहाँ से डेफिनेटली 5 to 10% का एक मूव डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन एक बार करंट जोन से प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा।
चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इसको लेकर के एक शेयर जो कि आज मोमेंटम में है, 1-2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, वो है किर्लोस्कर ब्रदर्स। सर 2% के आसपास की तेज़ी है। अंशुल सर ज़रा देखिए कैसा लग रहा है चार्ट्स पर, ये 1620 के आसपास अभी क्या कोई संभावनाएं हैं यहाँ पर, या फिर अभी अवॉइड लिस्ट में रखेंगे? सर इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा, मीडिया प्लेटफॉर्म पे बाई दिया हुआ है परसों के थर्सडे के सेशन से 1530 1540 ऑड लेवल से ब्रेकआउट आया था सर 10-20-50 मूविंग एवरेज का, और अपसाइड जो टारगेट बनता है वो मेजर रेजिस्टेंस 1675 का है। तो 1675 का टारगेट दिया हुआ है, 1540 1530 ऑड लेवल से बाई दिया हुआ है। तो वहां पे जाते जाते हम प्रॉफिट बुकिंग कराएंगे। मिड वे एक मतलब जो रेंज ऑफ रेजिस्टेंस है वो 1648 से 1675 है, इस जोन में आके हम प्रॉफिट बुकिंग कराएंगे। तो यहाँ से फ्रेश बाई की सलाह नहीं है, अगर कहीं और सुन के आपने लिया हुआ है तो 1648 1675 इस जोन में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। चलिए, 1648 1675 के लेवल पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। लेकिन जिस तरीके से कच्चा तेल, सोना चांदी, इन सब में उतार चढ़ाव बना हुआ है, अविनाश सर एमसीएक्स में ज़रा देखिए क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 2700 का लेवल क्रॉस हुआ है, क्या अभी भी इस लेवल पे 2700 के आसपास आपको आकर्षक लग रहा है क्या? हाँ, अगर नजरिया थोड़ा सा मीडियम टर्म है तो विपुल एमसीएक्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वर्चुअली एक मोनोपोली के जैसा है, और कमोडिटीज में ऊपर नीचे तो होता रहेगा, लेकिन ट्रेडिंग के लिए एमसीएक्स का प्लेटफॉर्म एक एन्युटी बिजनेस मॉडल जैसा काम करेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए शॉर्ट टर्म में तो कोई इमीडिएट अपसाइड आएगा ऐसा लगता नहीं है, बट अगर आपका नजरिया कम से कम साल भर का है तो मुझे लगता है कि देखिए वॉल्यूम्स बढ़ेंगे और डेफिनेटली एमसीएक्स इसका बड़ा बेनिफिशियरी होगा। तो प्लेटफॉर्म बिजनेस की खासियत वही है कि इसके बाद रिकरिंग कॉस्ट कुछ होते नहीं है, और जितना ज्यादा वॉल्यूम आता है वो डायरेक्टली बॉटम लाइन को कंट्रीब्यूट करेगा। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन वाला शेयर है। यहाँ पे आपको अगर चाहिए तो आप एक एसआईपी कर सकते हो, लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा विकल्प रहेगा। मालूम हम चार्ट्स क्या कह रहे हैं, ये जिस तरीके से रिकवरी दिखा रहा है, क्या यहाँ पे कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं क्या एमसीएक्स पे, या अभी लॉन्ग टर्म का ही व्यू रखना चाहिए जैसा सर कह रहे हैं? दोनों ही ठीक है। आई मीन पहले लेकिन मुझे चेक कर लेने दीजिए पहले कि खाली अभी चार्ट्स है पे तो बता नहीं। दीजिए, क्योंकि फंडामेंटल व्यू सर ने दे दिया, एक टेक्निकल व्यू जरा संक्षिप्त अगर आप बता सकें तो चार्ट्स पे कैसा लग रहा है करंट लेवल पे? M6 मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है, वही चेक कर रही थी मैं। ओके ओके, यस, ठीक। बाकी व्यू लॉन्ग है। ठीक है, प्रदीप सर कोई व्यू आप देंगे इस पे एमसीएक्स पे? जी, इसमें मेरा बुलिश भी हुआ है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको 2950 एंड 3000 रन है वो बहुत जल्दी आपको टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल एक अप ट्रेंड में है, तो जिनके पोर्टफोलियो में है ऑब्वियसली आप बने रहिए। मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म वाला काउंटर है, बहुत ही प्रोमिनेंट करंट लेवल स्टॉक में बाय है। कर सकते हैं सर क्या स्विंग ट्रेड के लिए? स्विंग ट्रेड के लिए करेंट जोन से मैं अभी बाई नहीं करना पसंद करूंगा। एक बार नीचे अगर आता है कभी 2350 2300 के लेवल पे, तो उसमें मैं एक बार बाई करने में कंफर्टेबल रहूंगा। करेंट जोन से 1 से 2 दिन के हिसाब से तो बाई नहीं करना चाहिए। फिलहाल चार्ट स्ट्रांग है, यहाँ से ऊपर जाता हुआ देख पा रहा हूँ, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे हिसाब से सही नहीं है अभी, लेकिन बहुत बढ़िया काउंटर है, बने रहना चाहिए। चलिए अंशुल सर आपका कोई व्यू? सर आई वुड सजेस्ट कि अगर 1 से 2 दिन के लिए बाई करना है तो एक बार थोड़ी सी रिस्क लेनी चाहिए, क्योंकि अपना मिड के चार्ट पे एक छोटा सा कप कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है 2682 रुपए पे, जिसका टारगेट 2750 2760 रुपए आता है। तो 30-40 रुपए की अपमूव मिल सकती है, उतने के लिए बाई कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा फिलहाल एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में तो आते हुए नहीं दिख रहा है। बट स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड इसका इंटैक्ट है, कोई भी प्रेशर आते हुए नहीं दिख रहा है, तो 3200 रुपए करीब जा सकता है। बट अगर 1 से 2 दिन के लिए लेना है 31-40 रुपए 40 रुपए और अपसाइड मिल सकती है। 2750 2760 स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? सर 2680 रुपए का स्टॉप लॉस आपका रहना चाहिए। और सर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमने फ्यूचर सेगमेंट में हमारी टीम ने इसको क्लाइंट्स को आज बाय रिकमेंड किया हुआ है। चलिए 2680 का स्टॉप लॉस, 2750 2760 के 2700 पे डिस्कस हुआ था, 20 रुपये वहाँ से चल गया। 2700 से नीचे ही था जब हम लोग बात कर रहे थे, इस पर शुरू किया था जब अविनाश सर से बात हो रही थी। देखते देखते 20 रुपये से ऊपर का मोमेंटम यहाँ पर आ गया है। 2750 2760 अभी देखने को मिल सकता है, और बाज़ार में रिकवरी आई अगर तो ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। 2720 हो गया, ये इंट्राडे में ही जो है जिस तरीके का मोमेंटम दिखा रहा है, ये लेवल आ सकते हैं अगर बाज़ार थोड़ा सा सपोर्ट करता है तो। अच्छा मोमेंटम एमसीएक्स के अंदर देखने को मिल रहा है फिलहाल। 2720 के आसपास का लेवल अब
आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए सर, जाते जाते अविनाश सर, आपसे जानना चाहेंगे कुछ ऐसे शेयर जो इस गिरावट में खरीदारी के लिए आपको अच्छे लग रहे हो। मुझे लगता है कि देखिए टाटा मोटर्स, सीवी और महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो सेगमेंट में काफी अच्छे लग रहे हैं। मेरे ख्याल से जब भी बाजार गिरता है, मेरे ख्याल से ऐसे शेयर्स में थोड़ा एक्यूमुलेट करिए, क्योंकि नॉट ओनली Q4 के नंबर्स अच्छे आएंगे बट आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लार्ज कैप आपको स्टेबिलिटी भी देगा और आपका कैपिटल भी मेरे ख्याल से साल में अच्छी तरह से रिस्क अवॉर्ड बना सकता है। चलिए सर, डिस्क्लोजर कोई आपकी तरफ से? विपुल, जो भी स्टॉक्स हमने आज आपके शो पे बताए हैं, हो सकता है हमारे क्लाइंटों को वही स्टॉक्स हमने बताए, बट पर्सनल लेवल पे कोई पोजीशंस नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कुछ एक और अच्छे काउंटर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं इस गिरावट में, जहां पर कहीं कुछ मौके तलाशे जा सकते हैं। और आप लोग भी सर, अगर कहीं पे कोई मौका होगा तो बिल्कुल तुरंत हमारे दर्शकों को अलर्ट करिएगा। और मैम, अभी आप बात कर रही थी टाटा केमिकल को लेकर के, अब क्या करें मैम टाटा केमिकल पे? जरा एक बार देखिए, जरा 7% के आसपास की जो आज तेजी है, क्या ये प्रॉफिट बुक करने का वक्त है या अभी अभी यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है? ओके, इसका जवाब मैं इस तरह से दूंगी, पोजीशन बुक करने की तो बिल्कुल सलाह नहीं है, मैं तो इस पे बुलिश हूँ और 650 पर बाय कराया है AU के प्लेटफॉर्म पर भी। तो अभी स्टिल आई एम बुलिश। अगर आप हैं तो आप, एक नहीं है, अगर आपने अभी तक इसको खरीदा नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, या फिर वेट भी अगर आप नहीं करना चाहते, जो मुझे लगता है कि नहीं ही करना चाहिए फॉर दैट मैटर एक्चुअली, तो 50% एक्सपोजर पर आप अभी भी इसको चाहे तो एनकैश करने की कोशिश कर सकते हैं। जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं, अब भी ये 735 पर चल रहा है। मैं फिर से बता रही हूँ, हमारा पहला और सेकंड पहला टारगेट 720 का हो चुका है, सेकंड है 800 और 900, ये दो टारगेट अभी और बचे हुए हैं। तो अगर आप इसको एनकैश करना चाहें 735 पर खरीदिए, लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो है उनसे नजदीक है जो लोग पहले से आए थे। 650 660 पर बाइंग है, 2-3 बार इसीलिए बताया जाता है ताकि आप लोग क्लैरिटी रखें। रही बात स्टॉप लॉस, अभी के लिए आप 660 पर लगाएंगे तो आपका काम बन जाएगा, बट आपके टारगेट अब रिवाइज है, आप 800 और 900 के टारगेट के लिए चेस करें, ना कि क्योंकि पहले टारगेट के तो ऊपर ही चल रहा है 720 के। एंट्री बनाई जा सकती है 50% एक्सपोजर, रीजन दिया है, चल चुका है क्योंकि 2 दिन में 15%। चलिए, ये बात यहाँ पर टाटा केमिकल को निकाली है और इसी बात के साथ 3000 से ज़्यादा लोग अभी हमारे साथ क्रॉस हुए थे। जैसे ये बात मैंने बोली दर्शकों को, तब तक थोड़े से कम हो गए, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही दर्शकों का अपना प्यार आप लोग दिखाते रहिए, जितने ज़्यादा हो सके लोगों तक और पहुंचाइए। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारी सोनाली राजपूत जी हैं, उन्होंने धनराशि भेजी है अंशुल सर BSC को लेकर के। उन्होंने मतलब 3000 का पुट भी ले लिया, 55 में 3500 की कॉल भी ले ली है, अब कह रही सेम क्वांटिटी लेके रखी है। ये इस तरीके से प्ले करना कितना सही आप मान रहे हैं BSC ऐसे शेयर को? और क्या कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे सोनाली अर्जुन जी के लिए? कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप? सर देखिए, लिया क्यों, बेचा क्यों, अगर आप, मैं कल वो देख रहा, अगर आप बिना सिस्टम के ट्रेड कर रहे हैं तो आपका हर सौदा सट्टा है और इसमें दिक्कत ये नहीं है कि लॉस हो जाती है, ज्यादा दिक्कत ये है कि अगर आपको प्रॉफिट हो गई तो ये गंदी आदत सिगरेट की तरह आपको लग जाएगी जो छूटना मुश्किल होती है। तो जैसे मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, जो हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग है, उन्होंने रजनीगंधा छोड़ने के लिए सिगरेट चालू की थी, अब रजनीगंधा तो छूटा नहीं, सिगरेट अलग लग गई। तो ये सब आदतें छोड़ के अगर आप सिस्टम को थोड़ा सा पकड़ना स्टार्ट कर लें तो लॉन्ग रन में आप सरवाइव कर जाएंगे। हालांकि BSC अभी तेज लग रहा है, वीकली चार्ट पे कपनाडल पैटर्न का ब्रेकआउट है, इसमें बोनस पे भी हमने बाई दिया था, लगभग जब ब्रेकआउट आ रहा था 2800 ऑड लेवल्स पे, तब भी हमने ऑल टाइम हाई के लिए डिस्कस किया था और ऑल टाइम हाई आ चुका है। बट जो 42 हफ्ते का कपनाडल पैटर्न ब्रेकआउट है, इसका टारगेट 3600 रुपए ऑड लेवल्स के आसपास है। तो MCX और ये दोनों अभी यहाँ से 300 से 400 रुपए तेजी आपको दे सकते हैं, बट इन मीडियम टर्म 2 से 3 महीने लग सकता है। बट दोनों स्टॉक में अभी भी 400 रुपए की तेजी है, तो पुट से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं और कॉल में भी शायद आपको समय लगे, क्योंकि 10 डे मूविंग एवरेज 3070 पे छूटा हुआ है। अगर 2-3 दिन 4 दिन लगा देता है इसको कवर होने में, और फिर 2 दिन का वीकेंड आ जाएगा, 1 दिन का ट्रंकेटेड वीक है, तो टाइम वाइज 7-8 दिन लग सकते हैं कैलेंडर पे, और 4 से 4 ट्रेडिंग सेशन लग सकते हैं आपको इन द ट्रेडिंग डे। तो उसमें टाइम वैल्यू कितनी रोड होती है, क्या होती है, ये फ्राइडे तक पता चलेगा या मंडे तक। बट स्ट्रैटेजी आपकी 100% गलत है, आपको स्ट्रैटेजी सही करनी चाहिए। जहां तक BSC की बात है 3600 रुपए जा सकता है।
चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए एक और विशेष मेहमान शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए रचित सर नमस्ते। रचित सर नमस्कार। और मतलब ये आपने अच्छा किया कि मतलब जो है ना बिना कंठ लंगोट के आप आए हैं, ये बड़ी कृपा है तमाम जो लोग बुल पे सवार होना चाहते हैं उनके ऊपर। तो बहुत शानदार सर। इन सब के बीच में 3200 लोग करीब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो दर्शकों का लगातार हम शुक्रिया करते ही रहते हैं। सर आपसे सवाल जो है मेरा वो होगा कोल इंडिया को लेकर के। कोल इंडिया पे अभी क्या करना चाहिए सर? 344 पे हमारे साथ एक दर्शक हैं, उनकी तरफ से ये प्रश्न आया हुआ है, अभी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी कोल इंडिया को लेकर के? सर उससे पहले सभी को नमस्कार। जाइडस वेलनेस पे नजर डाल सकते हैं। जाइडस वेलनेस जिस तरीके से पोजीशनड है 532 पे चल रहा है। 548 एंड 572 के दो टारगेट के लिए 524 का होगा स्टॉप लॉस। जाइडस वेलनेस पे नजर डाल सकते हैं। और एक अपडेट सर जरा इसको कंप्लीट कर दीजिए, फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। स्टॉप लॉस टारगेट 524 का स्टॉप लॉस है और टारगेट आप लेके जा सकते हैं 548 और 572। 548 572। चलिए ये सर अभी जो हमारा सेगमेंट शुरू हुआ है ना, ये मेरा पहला सवाल ही इसी के ऊपर था, जाइडस वेलनेस को लेकर के। लेकिन चलिए 524 का स्टॉप लॉस लगाइए, 8.5% ऊपर इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। 548 पहला टारगेट, 572 दूसरा टारगेट। इन दो टारगेट्स के लिए खरीदारी करने की सलाह जाइडस वेलनेस में आती हुई। ये तेजी और ज़्यादा बड़ी हो सकती है, ये मानना है रचित सर का। तो यहाँ पर आप खरीदारी करके जा सकते हैं 532 के आसपास ट्रेड करता हुआ। यस सर बात कंप्लीट कीजिए। एक अपडेट था सर, यूनिमैक एरोस्पेस की फ्राइडे के सेशन में हमने कॉल दी थी और पहला टारगेट जो हमारा था वो 888 का था, वो अचीव हो चुका है। 935 का दूसरा टारगेट है। चाहे तो 50% यहाँ पे बुक कर लें, चाहे तो 50% रिमेनिंग 535 के लिए कर सकते हैं। और ये दो अपडेट्स थे सर। चलिए ये बात है सर। कोल इंडिया भी बता ही दीजिए जब सर कोल इंडिया के लिए सर जब ये बहुत चल रहा था तब भी हमने एक चीज क्लियरली बोली थी कि आपको नई गवर्नमेंट प्राइस बढ़ाने देगी। उसी बात के साथ स्टिक अराउंड कर रहे हैं। करंट प्राइसिंग प्रोपोजिशन जिस तरीके से है और डिमांड स्कैर्सिटी में जो इनको अभी अपना थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल और इन्फ्यूज करना पड़ेगा, फर्दर डाउनसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए कोल इंडिया में। जिस तरीके से ये पोजीशनड है, आने वाले दिनों में आपको बहुत कंफर्टेबली 410 से 416 का लेवल दिखाएगा। यहाँ पे बाइंग साइड कॉल इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, अभी प्रॉफिट बुकिंग जो थी उसी के साथ स्टिक कर रहे हैं। चलिए ये बात कोल इंडिया को लेकर के निकल करके आई है। और इन सब के बीच में कुछ एक शेयर जिन पे लगातार हम बातचीत कर रहे हैं उस पर काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज भी आई है और छोटे शेयर में भी हम लोगों ने बातचीत की थी। जेपी पावर को लेकर के आज जो है काफ़ी सारी क्वेरीज भी हैं और ये शेयर इस गिरते बाजार में मजबूती भी दिखा रहा है। अंबाला मैम आप बताइए, 2% की तेज़ी, 1754 का भाव कैसे दिख रहा है आपको? एक महीने में 26% की रैली, इस पर हमने अपने छोटे शेयर वीकेंड पे बातचीत की है, उसके बारे में अभी अपडेट देंगे दर्शकों को। लेकिन आपकी टिप्पणी अभी जो लोग देख रहे हैं उनको लिए क्या सलाह रहेगी? बिफोर दैट मे आई शेयर किर्लोस्कर ब्रदर्स मिस हो जाएगा फिर, क्योंकि ये बहुत अच्छा चल रहा है, फास्ट चल रहा है। जी किर्लोस्कर ब्रदर इज एट 1630 अभी हम जब बात कर रहे हैं थर्ड, और यहाँ से बाय ले सकते हैं करंट प्राइस की रेंज में 1630 के पास में। यहाँ से जो टारगेट हम लोग देख रहे हैं, मुझे जो लग रहा है कि पहला टारगेट यहाँ पर होना चाहिए कम से कम, इट शुड बी 1700, 1700, 1800 और 1950। ये टारगेट है जो आराम से अगले एक हफ्ते के अंदर, इंट्राडे का टारगेट तो वैसे 1700 लग रहा है आज हो जाएगा, इंट्राडे टारगेट है ये। बाकी दो टारगेट एक हफ्ते के अंदर आपको दिखने चाहिए। रही बात स्टॉप लॉस, अभी जब आप इसको 1730 के पास, 1630 के पास, 1630 के पास जब आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस अभी के लिए है 1590। और जैसे ही फर्स्ट टारगेट आ जाए, कॉस्ट को या तो इंट्राडे वाले बुक कर लें, बाकी स्विंग वाले तो आराम से लेके जा सकते हैं। बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है, चल जाएगा। मैम स्टॉप लॉस एक बार फिर से बता दीजिए, क्या कितना होता है? 1590। 1590, ठीक है। 1590 1590 का स्टॉप लॉस लगाइए। 1700 पहला टारगेट और इसके बाद 1800 दूसरा टारगेट, 1950 तीसरा टारगेट, 1590 स्टॉप लॉस। अब 1650 के करीब पहुंचता हुआ धुआंधार रफ्तार 4.25% ऊपर। अच्छा ये दोनों सवाल, ये जाइडस वेलनेस और किर्लोस्कर ब्रदर शुरू के दो शेयर थे, तब जब आप लोगों ने कुछ कहा नहीं, अब जो है रचित सर ने भी तुरंत जाइडस वेलनेस पे आ गई। ये सवाल आपने किसी और से पूछ लिया था तो मैं चुप हो गई, अब वो चले गए तो मैंने दे दिया। ओहो बहुत शानदार। चलिए तो
किर्लोस्कर ब्रदर्स इस समय 1647, काफ़ी अच्छा मोमेंटम अब बनता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 0.4% ऊपर। 1700 पहला टारगेट, यानी कि 53 रुपये ऊपर का पहला टारगेट है। 1800 दूसरा टारगेट, 1654 क्रॉस, 4% से ज़्यादा की तेजी। तो ज़बरदस्त रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोनों ही शेयर अपने इंट्राडे उच्चतम स्तर पर कामकाज करते हुए 15 रुपये दूर जाइडस वेलनेस अपने पहले टारगेट से। 572 का दूसरा टारगेट यहाँ पर दिया गया है, स्टॉप लॉस 5 to 4 का। और ये एक बार जरा किर्लोस्कर ब्रदर भी दिखा दीजिए, जो कि रफ्तार उसकी तेज थोड़ी सी दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी रखें 1653, बहुत शानदार। 47 रुपये दूर अब रह गया है, 4% से ज़्यादा की मेरे पास एक सवाल आया। अच्छा। मैडम, आप इतने रिकमेंडेशन दे रहे हो, हमारे पास उतने पैसे नहीं होते। हाँ। आप लोगों के लिए एक जवाब है, मतलब आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू दे रही, क्योंकि मैं ईयू पर देखता हूँ, उन्होंने ऐसे बोला, तो आई एम एज्यूमिंग कि आप ईयू के व्यूअर हैं। जिन ट्रेड्स में टारगेट हो जाता है वहां से कैपिटल फ्री करनी है, तभी इसको आप स्टॉक चर्निंग कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर रहे हो आप, तो फिर सेकेंड भी वेट करो, थर्ड भी वेट करो, फिर जो भी टारगेट दे वेट करिए। बट व्हेन यू हैव अ लिमिटेड कैपिटल लाइक एवरीबॉडी एल्स, सबके पास लिमिटेड ही होता है, तो आपको चर्निंग करनी पड़ेगी। अदरवाइज देखो और एंजॉय करो, दैट्स इट। मतलब इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है, हम इतने सारे ट्रेड कैसे करें। यू गॉट टू डू अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, जो भी आपको चेस करना है, वहां से पैसा निकालना पड़ेगा, तब नई अपॉर्चुनिटीज में लगा सकते हैं आप। सो दैट्स द आंसर। चलिए ठीक है, जेपी पावर प्रदीप सर से पूछ लें क्या? प्रदीप सर से पूछ लेते हैं। प्रदीप सर जरा आप देख लीजिए, जेपी पावर में कोई सलाह है आपकी करंट लेवल पे? ट्रेड तो मेरा है। हाँ चलिए, वही इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था। चलिए अदानी पावर सर, अदानी पावर निकाल लीजिए प्रदीप सर आप। जेपी पावर अंबाला जिसकी ट्रेड थी, तो इसलिए मैं पूछ लेता हूँ उनसे। जी मैम बताइए। अदानी पावर भी मेरे ही ट्रेड है। अब मैम इतने समय का ध्यान जी, जस्ट कमिंग ऑन द लाइटर नोट, जस्ट लाइक, बट इट्स ट्रू। सर सब कुछ मैडम का ही ट्रेड है, एक बार मैडम से ही पूछ लीजिए। जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, एनर्जी चल रहा है। मैं जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ट्रेडर्स, ऑफ इन्वेस्टर। एनर्जी वापस से चल रहा है। सो इफ यू आर इन योर एनी ऑफ द एनर्जी स्टॉक, क्योंकि एनर्जी पर हमने बातचीत ये किया था कि अगर थोड़ा सा कूल ऑफ आया तो दोबारा कहाँ एंट्री करनी है या फिर अर्ली प्रॉफिट बुकिंग करना है, नहीं, वो सब डिस्कशन में लाएंगे। अभी आपके जो भी पावर के स्टॉक है, आप एक महीना, कम से कम एक महीना और होल्ड करो और एक्सटेंडेड मूवमेंट आ सकता है। नाउ आपने मुझे जेपी पावर दिया है अभी के लिए 18 रुपए, 20 रुपए, 24 रुपए के टारगेट मैंने दिए हैं, इसके लिए आप कंटिन्यू करिए। एंड प्रदीप जी, आप प्लीज अदानी पावर पर अपना व्यू रखिए। सर मैं तो सोच रहा था थोड़ा बाथरूम होके आऊं, क्योंकि आई थिंक चलिए थोड़ा और टाइम मिल जाता ज्यादा। देखिए अदानी पावर अभी मुझे लगता है कि बिल्कुल बने रहना चाहिए। यहाँ पे हमारे फंडामेंटल डेस्क का कॉल भी था और ऑलरेडी आई थिंक सभी एनालिस्ट ने कवर किया है इसको। मुझे लगता है कि एक बार 225 230 के आसपास ये टारगेट आना चाहिए। बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है होल्ड कीजिए, बने रहिए। अच्छा सर ये बताइए, अदानी पावर पे अब भी क्या नई पोजीशन ली जा सकती है? अब आपको रिस्की लग रहा है क्योंकि काफी चल चुका है, तो 180 के आसपास क्या थोड़ा अवॉइड करना चाहिए अभी? बिल्कुल जी, देखिए अभी 180 के आसपास आ चुका है। मुझे लगता है कि यहाँ से जिस तरीके से ट्रेंड अभी है, एक शार्प मूव आपको देखने को मिलेगा। 230 240 तक तो इजीली आना चाहिए। अगर किसी का व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म है, थोड़ा मिड टर्म है, तो डेफिनेटली हम करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हैं। लेकिन स्टॉक क्योंकि ऑलरेडी रिकमेंडेड है 145 150 से, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए। जी चलिए, ये बात अदानी पावर को लेकर निकल के आ रही है कि अगर मीडियम टर्म का व्यू है तो अभी भी करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है अदानी पावर को लेकर के। 240 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। एनटीपीसी ग्रीन पावर। अच्छा रचित सर, कोई ट्रेड है सर? सर आईटीडीसी का कॉल दिया था 580 रुपए पे, 660 का दूसरा टारगेट हिट हो गया है। 100% प्रॉफिट बुक करने की राय रहेगी। लोअर लेवल पे आएगा, फिर से बाइंग इनिशिएट करने की बात करेंगे। और सर जो ग्लोबल सिचुएशन हो रही है उस पर मैं कमेंट्री करने से तो अब अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेन कर रहा हूं, मगर डॉलर इंडेक्स और जो सर का नंबर था सर जी, जो वॉर ने हालत कर दी है, उसके चलते सर एक कॉल निकल के आई है। डॉलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड 268 रुपए पे अभी चल रहा है। 256 रुपए का होगा स्टॉप लॉस। कौन सा सर कंपनी का नाम फिर से बता दीजिए? सर डॉलर इंडस्ट्रीज। अच्छा ओके जी जी, बहुत शानदार बहुत शानदार। सर ये बहुत काम में आने वाली चीज बनने वाली है। 256 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 284 का पहला टारगेट होगा और 296 का दूसरा टारगेट होगा। 296 का दूसरा टारगेट होगा, पहला टारगेट क्या बताया आपने? 284 सर। 284 का, ठीक। और स्टॉप लॉस एक बार फिर से बता दीजिए सर। 256 रुपए का सर। 256 रुपए का स्टॉप लॉस। चलिए ठीक है,
ये जो मतलब मुझे लगा कि आप जो है डॉलर रुपी और डॉलर इंडेक्स की तरफ जा रहे हैं, आपने पूरा कहानी पलट दी थोड़ा सा। सर वैसे मैंने एक चीज सीख ली है, हाँ। और मतलब हो सकता है ये बात सुनने में थोड़ी सी अजीब सी लगे, क्योंकि आदत है मेरी तो कमेंट पढ़ते रहने की। जी। ये जो जितनी भी जियो पॉलिटिक्स की और मार्केट के लेवल्स की बातें होती हैं, वो ज्यादातर लोगों को नहीं चाहिए होती हैं। ट्रेड चाहिए होती है तो आके ट्रेड दे देते हैं। बहुत शानदार सर, इतनी जल्दी राय मत बनाइए सर, इस पर हम लोग एक दिन आप लोग के साथ आराम से बैठेंगे, मैं अपना सर उसके अनुभव। लिए तो गालियां सुन चुका मैं, छोटे शहर ऊंची छलांग पे भी गालियां बहुत आई। वो कोई तो बात मैंने नहीं कहा कोई सर, फायदा अब नहीं इस पे है, अलग से सबका अपना चर्चा अपना है। करेंगे सर, अलग से चर्चा करेंगे। मैं बोल रहा हूँ इसको सर, बहुत जीवन का बहुत अनुभव निचोड़ दिया है। तो एक मतलब जब जिस चीज़ को आपको 40,000 42,000 लोग देख रहे हैं, 2 कमेंट पढ़ करके अगर आप निर्णय लेंगे तो फिर आप सही क्रक्स नहीं निकाल पाएंगे। तो वो मैं कहना चाह रहा था। चलिए ठीक है, अंशुल सर के पास आते हैं, एनटीपीसी ग्रीन सर पूछते हैं। डॉलर का फर्स्ट टारगेट हिट होने वाला है, 50% वहां पोजीशन लगा जरूर लें। चलिए ठीक ठीक ठीक, डॉलर एक बार फिर से दिखा दीजिए। हाँ, डॉलर में जो है डॉलर ही चल रहा है। ये देखिए कहाँ से, मतलब एक से एक धुरंधर है भाई साहब। आप लोगों को लेकर के धुरंधर मतलब एक मूवी बनानी पड़ेगी भाई साहब, गजब। 277, मतलब ये है कभी सचिन तेंदुलकर मार रहे हैं, कभी धोनी मार रहे हैं, मतलब कोई ना कोई प्लेयर आकर के उठा ही देता है। 277 अभी का भाव देखने को मिलता हुआ, 284 का टारगेट है, 296। प्रॉफिट अगर हो रहा हो थोड़ा थोड़ा बुक करते रहें, ये प्रसिद्ध जी का मानना है। एनटीपीसी ग्रीन के लिए चलते हैं अंशुल जी के पास। अंशुल सर जरा एनटीपीसी ग्रीन देखिए, एनटीपीसी ग्रीन में क्या करना चाहिए? सर देखिए, एनटीपीसी ग्रीन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। सुबह मीडिया प्लेटफॉर्म पे 101 रुपए में बाई दिया था। 105 106.50 108.50 का टारगेट था। 105 रुपए 15 पैसे ऑलरेडी हो चुका है। अगर है तो होल्ड कीजिए, फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा देर हो चुकी है। 106.50 108.50 मेजर रेजिस्टेंस जोन है, इसलिए यही टारगेट दिया था। ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर बाई दिया हुआ है। लेकिन चूंकि ट्रेड आप ढूंढ ही रहे हैं तो मैं आपको 2 ट्रेड दे देता हूं, लेकिन उसके पहले बस एक 30 सेकेंड लूंगा। सर ये मतलब बात चल रही थी कि जब बाजार तेजी में आते हैं तो मंदड़ियों के कपड़े उतर जाते हैं। तो पहले खंडेलवाल साहब की टाई उतरी, अब डॉलर के कच्चे बनियान पे आ गए हैं। तो मजाक की तरह लेना। पहले कपड़े उतारे, आप सीधे बिलो द बेल्ट कच्चे बनियान पे आ गए हैं। इतनी जल्दी मंदड़ियों के ये नहीं पता था। लेकिन ये बड़ा महीन था सर, लेकिन मतलब ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, ये अच्छा था मतलब। बट मैं एक चीज बोलूंगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि वॉर के कारण जो हालत होने वाली है उसके लिए सर डॉलर बोला है। वाह, बहुत। अंबाला मैम कुछ ऐड करें थी, क्या करी मैम? उतनी देर से वही सोच के मुस्कुरा रही हूँ कि मार्केट जो हाल कर रही है लोगों को, तो शायद इसकी जरूरत पड़ने वाली है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, गिरते बाजार में भी मुस्कुराने के मौके मिलते रहते हैं। अंशुल सर जी। बाजार तेज होगा तो मंदड़िए कच्चे में मिलेंगे, और परमाणु गिर गया तो बुल्स कच्चे में मिलेंगे। कुल मिला के कच्चे में कोई एक तो मिलेगा। अब आ जाते हैं सर ट्रेड पे। देखिए, एक बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है जायसवाल निको में। ये पहले भी 1-2 बार हमने बाय दिया था। जायसवाल निको में कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट है, 85 रुपए चल रहा है, यहां से बाई करके चलना चाहिए। नीचे में स्टॉप लॉस आप ले लीजिए 82 रुपए का। ऊपर में टारगेट रहेगा 87 रुपए 50 पैसे का और 90 रुपए का। तो जायसवाल निको इसको बाई करके स्टॉप लॉस क्या बताया सर? नहीं बताया अभी। स्टॉप लॉस 82 रुपए का लगाना चाहिए, 82 का, और स्टॉप लॉस 87.5 और 90। ये 2 टारगेट आप लगा सकते हैं जायसवाल निको में। जायसवाल निको लेकर के आते हैं। 87.5 पहला टारगेट, 90 दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस 82 बताया ना सर, 82 रुपए का। 82 का स्टॉप लॉस और 87.5 और 90 का टारगेट। हाँ, 87.50, 87.50 और 90 जायसवाल निको लेकर के आते हैं। और ये भी पहले भी यहाँ पे कॉल दी गई, शानदार प्रदर्शन करता हुआ 4.5% ऊपर जायसवाल निको जो है निकल करके आया है। यहाँ पे टारगेट 2.5 रुपये ऊपर पहले टारगेट दिए गए हैं आपको, 87.50, 90 का दूसरा टारगेट और 82 का स्टॉप लॉस लगाइए। जैसे जैसे लक्ष्य के नज़दीक जाता जाए, अपने हिसाब, अपनी सुविधा अनुसार, अपनी बाइंग के अनुसार अपने मुनाफे को भी बांधने की कोशिश करते रहिए। गिरते बाजार में जहाँ 4 पैसे मिलते रहें वो घर लेकर के आते रहिए। 4.5% की तेजी है, 85.40 का लेवल है, 87.50 पहला टारगेट, 90 दूसरा टारगेट, 82 का स्टॉप लॉस। चलिए, ये बात यहाँ पर रखिए। अभी आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा बता रहे थे सर आप? दूसरा सर एक बीएससी का शेयर है, कैप्टन पॉलीप्लास्ट। इसको देखिए, इसमें पहले तो टेक्निकली फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है और इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम दिख रहा है। जब इसकी आगे खोज परख की गई कि इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम क्यों दिख रहा है, तो प्रहलाद जोशी के ट्वीट्स देखना स्टार्ट किए।
पीएम कुसुम योजना, इनने 1000 से 1500 पंप डिलीवर कंपनी किए का हैं। नाम एक बार फिर से बताइए ना सर। कंपनी कैप्टन पॉलीप्लास्ट, सीपीएल के नाम। ओके। 1000 से 1500 पंप इनने डिलीवर किए हैं। 10,000 पंप मिलने की ऑर्डर मिलने की संभावना है। जो प्रहलाद जोशी का ट्वीट आया है पीएम कुसुम योजना की तरफ, जो उन्होंने लास्ट वीकेंड्स में ट्वीट्स किए हैं मीटिंग करके, उसका एक मेजर बेनिफिशियरी हो सकता है। साथ में ये हमारे लिस्ट में इसलिए आया था कि ईपीएस ग्रोथ 123%, 100% से ऊपर आई है दिसंबर क्वार्टर में, इसलिए भी हमारी लिस्ट में आई थी। तो कैप्टन पॉलीप्लास्ट सीपीएल के नाम से आता है, इसको बाई करके चलना चाहिए 73 रुपए के आसपास। स्टॉप लॉस लगाइए नीचे में 70 रुपए का, ऊपर में टारगेट लगाइए 78 और 82 रुपीज का। तो कैप्टन पॉलीप्लास्ट इसको बाई करके चलना है। छोटा सा स्टॉप लॉस 70 या 68, जो भी आपको कंफर्ट पड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, 70 या 68 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। 78 का एक रेजिस्टेंस है, जैसे ही 78 निकला ये स्टॉक 82 और 87 की तरफ निकल जाएगा। स्टॉप लॉस ध्यान से कायदे से मेंटेन कीजिए। ऊपर 78, 82, 87 ये 3 टारगेट आपको मिल सकते हैं। चलिए, कैप्टन पॉलीप्लास्ट 74 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ 68 या 70 रख लेते हैं। 70 या 68 के आसपास अपना एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। 78 और 82 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं, उसका रखिए ध्यान। 78 क्रॉस करता है फिर 82 के तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अभी 2% नीचे यहाँ पर ट्रेड करता हुआ कैप्टन पॉलीप्लास्ट का शेयर दिखाई दे रहा है। अब 75 रुपये के आसपास, अब सिर्फ आधे 50 पैसे के आसपास की गिरावट रह गई है। तो तेजी से रिकवरी आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। नजरें रखेंगे 75-40, ठीक है, देखने को मिल रहा है। 80, 78, 82 के टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। तो अब हरे निशान में आने की कोशिश करता हुआ एक बार आ चुका है। देखते हैं, इन दोनों शेयरों पे रखेंगे नज़र, कैप्टन पॉलीप्लास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले शेयर पे जो है बातचीत कर लेते हैं। जी सर, रचित सर, मैं आपका ही नंबर है सर, आपके पास ही आ रहा हूँ। जी सर बताइए सर। और आरपीएसजी वेंचर्स 1010 रुपए चल रहा है, 964 का होगा स्टॉप लॉस, टारगेट 1046, 1160। आरपीएसजी वेंचर्स 1010, 964 का स्टॉप लॉस, 1046 और 1160 के 1010 और दूसरा क्या बोला आपने सर? 1010 चल रहा है, 1046 का पहला टारगेट, 1160 का दूसरा टारगेट। 1046, 1160 दो टारगेट। स्टॉप लॉस क्या बोला सर आपने? स्टॉप लॉस है सर 964। 964, मतलब इतने भयंकर, या तो ट्रेड, मतलब इतना तो तेजी के बाजार में ट्रेड नहीं मिलते थे जितना मतलब इस गिरते बाजार में, मतलब जो है धुआं कर दिया आप लोगों ने, मतलब जो है गजब। एक बार जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं आरपी जी का शेयर। सर आरपीएसजी वेंचर्स लिमिटेड ना, 1013, हाँ 5%, 5.25% के आसपास की मजबूती आरपीएसजी वेंचर्स के नाम से आपको ये मिल जाएगा। आरपीएसजी वेंचर्स अभी चल रहा है 1013 पे। टारगेट पहला है 1046, दूसरा टारगेट 1160, 1160, 1046, 1160। स्टॉप लॉस रखिए 964 का, 964 रुपये का एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड करने की सलाह रचित जी की तरफ से दी जा रही है। ये देखिए आ गया स्क्रीन पर, 1046 पहला टारगेट, 1160 दूसरा, 964 स्टॉप लॉस। शानदार, 5% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है आरपीएसजी वेंचर्स के अंदर। तो एक ट्रेड और यहाँ पर निकल करके आया है, इस पर भी रखेंगे नज़र। यहाँ पर धुआंधार तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक ट्रेड निकल के आते हुए, और इन सबके बीच में 3100 के लोग, ज़्यादा लोग हमारे साथ बने हुए। कुछ कह रहे हैं सर? 77.98। चलिए, लगता है प्रोड्यूसर साहब बता तो दीजिए कौन बोल रहे हैं। अंशु सर कुछ कह रहे थे आप? हाई लगा है, टारगेट 1 कंप्लीट हो गया है, 2 पैसे से रह गया है। अच्छा, एक सेकंड सर, एक बार जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। तो यहाँ पर सर अभी के लिए क्या करें, फिर प्रॉफिट बुक कर लें? और वही स्ट्रैटेजी, आधी बुक करके इतनी बुक कर लीजिए कि स्टॉप लॉस कटे तो घर से गुन ना जाए। तो घर में लेके जाइए ना। चलिए, तो फिलहाल के लिए कप्तान ने जो है कप्तानी पारी खेलते हुए अपना जो है टारगेट हिट हुआ है यहाँ पर 77.98, ठीक है, टारगेट यहाँ पर ऑलमोस्ट अचीव हुआ है। तो अपने हिसाब से देख लीजिए 82 के लिए क्या करना है। 78 पे एक, जैसा बताया गया था, एक रुकावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना प्रॉफिट जो है पार्शियल प्रॉफिट बुक करते रहिए। अंबाला मैम, सुज़लॉन पे एक बार फिर से व्यू आपका, क्योंकि सुज़लॉन ने अपने 45 का लेवल आज क्रॉस किया है। अब धीरे धीरे वो जो टारगेट दिए गए थे 50 के, अब उस तरफ बढ़ रहा है। शानदार कॉल रही है भी, और सही समय पे आइडेंटिफाई हुआ। एक बार ज़रा छोटे शेयर का वो दिखा देते हैं, क्या नाम है, जो हमारा कार्यक्रम वीकेंड पे गया है
और लौट आए छोटे शेयर लगाने ऊंची छलांग। और ठीक है रजित सर भावुक हो गए थोड़े से, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों के तरफ से सकारात्मक टिप्पणियाँ भी रही हैं। एक आध टिप्पणियों को देख करके सर आप इतनी जल्दी भावुक मत होइए, लोगों का काफ़ी प्यार मिल रहा है और इस गिरते बाज़ार में भी लोग पसंद कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है और ये कई बार फेज़ आ चुके हैं लाइफ में कि जब बाज़ार गिरने लगता है तो लोग दूरी भी बनाने लगते हैं, लेकिन इस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं। अभी भी करीब 40,000 के आसपास लोगों ने देखा है। कल वीकेंड, कल भी एक छुट्टी है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जा कर के देखिएगा और अपनी अपनी टिप्पणियाँ दीजिएगा। अंबाला मैम और रचित जी का जो है एनालिसिस जो है तमाम शेयरों पे, करीब 40-42 शेयर हैं जिस पर हम लोगों ने बातचीत की है। सभी 200 रुपये से सस्ते शेयर ही हैं, तो सबके नाम लेना संभव नहीं है। तो जाइएगा, देखिएगा वीकेंड पे। इसी थंब के साथ वीडियो सेक्शन में जाइएगा, क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे आपको नीचे जा करके थोड़ा मिल जाएगा, लौट आए छोटे शेयर लगाने ऊंची छलांग। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुजलॉन पे। मैम सुजलॉन पे टिप्पणी। सुजलॉन अभी भी होल्ड है। बाय करने के लिए अगर आप बहुत ही एक्स्ट्रा रिस्क लेने वाले एपेटाइट है, मैं तब भी बोलूंगी अब मत लो, क्योंकि आप या तो 1 साल होल्ड करिए जब तक टारगेट ना आ जाए, जिसमें कि 50-60 छोटे समय के टारगेट है, लाइक 3 मंथ्स। इसके बाद की कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई है, तो ये तो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स है। बट इसको अभी भी खरीदते रहे थोड़ा थोड़ा करके, मतलब कोई समस्या तो नहीं, मतलब हर बार जो लोग नए लोग। हाँ, मैं बुलिश हूँ। मैं 42 के ऊपर जब ये रह रहा है मैं बुलिश हूँ। और 44 का टारगेट, मतलब पुरानी बातें करने का भी फायदा नहीं है। पुराने टारगेट्स आ चुके हैं जो शॉर्ट टर्म के टारगेट थे, स्विंग वाले। बट अभी के जो टारगेट है, एक और बचा हुआ है, 2 टारगेट और बचे हुए हैं, 50 और 60 के, जो रिवाइज किए हैं। राइट, 44 के बाद बुकिंग नहीं करना ये बोला था, होल्ड करो। तो 50 और 60 तो आ रहा है, ऑन द वे है। बट फॉर दैट योर स्टॉप लॉस इज 38। अभी भी 38 है। जब तक ये 48 के ऊपर क्लोज नहीं करता, तब तक आप अपने स्टॉप लॉस को 42 पर नहीं ला सकते। हिट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे वरना। तो अभी आप बाय तो कर सकते हैं, लेकिन उतना कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो वहां पर, जैसे अगर ये 44 के 40 के पास में आए तो आपको ऐड करने की गुंजाइश आपके पास में होनी चाहिए। ये प्लानिंग से बाय करो। बाकी मैं बोलिश हूँ विपुल जी, अभी भी 50 और 60 के टारगेट के लिए, वो भी 2 से 3 महीने मैक्स। बाकी टारगेट जो है वो बड़े टारगेट है, उसके बारे में अभी बात नहीं करते हम लोग। चलिए ठीक है मैम, मत अभी नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। ट्रेड इन रेंज ही कह रहे हैं, माय डियर रचित सर नमस्ते। सुपर्ब सर, आप ओल्ड अवतार में आ गए। सॉरी सर, मैं डॉलर यूज़ नहीं करता, लेकिन सर जियोपॉलिटिकल न्यूज़ थोड़ा आप बताते रहते हो तो पोजीशन बनाने में हेल्प मिलती है। आप ट्रंप जैसे अवतार में है। वाह वाह, मतलब बहुत शानदार इन्होंने लिखा है कि ट्रंप जैसे अवतार में हो गया तो कुछ बैठने लायक नहीं बचूंगा। 15 मिनट में कुछ बोलूंगा, 15 मिनट में कुछ बोलूंगा। आखिरी पत्थर मार के भगा देंगे मुझे। अंशुल जी कुछ कह रहे हैं? आखिरी लाइन के पहले तक तो तारीफ लग रही थी। हाँ वही, और फिर लास्ट में आकर के, मतलब पहले उन्होंने बोला कि सुपर्ब अवतार, आप पुराने अवतार में आ गए। फिर उन्होंने लिखा मैं डॉलर यूज़ नहीं करता। फिर उनका जियो पॉलिटिकल बता दो। फिर कह रहे हैं कि आपका ट्रंप जैसा रूप देख करके बड़ी मदद मिलती है। कुछ मतलब समझ में नहीं मिला। तारीफ कर रहे हैं कि मतलब तंज कर रहे हैं, दोनों मिला जुला के कुछ कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। चलिए सर जरा बताइए ओलेक्ट्रा ग्रीन। हाँ जी मैम अभी आ जाते हैं, पहले प्रदीप सर। ओलेक्ट्रा ग्रीन सर, ओलेक्ट्रा ग्रीन में क्या करना चाहिए प्रदीप सर? ये जो नई पॉलिसी आ रही है दिल्ली ईवी की, लो करके अभी ड्राफ्ट बने हैं, लेकिन अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। क्या व्यू आपका ओलेक्ट्रा ग्रीन को लेकर के अभी? बिल्कुल जी, बिल्कुल बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्टॉक आपको एक बार 1350 तक भी मूव आते हुए दिखाई देंगे। और अगर 2-3 दिन का पोजिशनल व्यू है, मुझे लगता है कि इजीली 1275 1280 का टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे शॉर्ट टाइम के हिसाब से 1190 के आसपास मेंटेन करना चाहिए, अगर किसी का भी स्विंग पोजीशन है तो इसमें। अरे सर अभी नई खरीदारी के लिए तो कोई सलाह नहीं है ना कि इस पॉलिसी को लेकर के अगर कोई न्यू भी बाय करके जा सकते हैं बिल्कुल जी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू अगर बाय करेंगे तो करेंट जोन से मुझे लगता है कि इजीली आपको 1350 1400 का व्यू यहाँ पे हमारा है। और डिस्क्लेमर है, ऑलरेडी अलग अलग चैनल्स पे भी बात हुआ है। ठीक है, ये बात ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को लेकर के आती हुई। तो अच्छा सर, वो डिस्क्लोजर का भी समय हो गया है तो जी सर, जितने भी स्टॉक्स को लेके विपुल जी बात हुआ है, कोई भी स्टॉक्स पे हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड। ऐसे ही रहा, हम कुछ क्लाइंटों को भी देते हो सकते हैं, कुछ कॉल उनके पास हो, हमारे पास नहीं है। रजिस्ट्रेशन गाइडेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ BSE, सर्टिफिकेशन फ्रॉम NISM, नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएटरी और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सारे व्यूअर्स को, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच अतुल सोम जी कह रहे हैं रचित सर की तरफ से कॉल आने लगे हैं, मतलब बुल रन की पहली सीढ़ी पर हम पहुंच चुके हैं।
कह रहे हैं आपके एनालिसिस से मैंने पैसा बचाया है। विपुल सर एक बार रचित सर के बताए इंडेक्स और स्टॉक के लेवल का शॉर्ट बनवा दीजिए। अच्छा शॉर्ट बनवा दीजिए, वो छोटे वो क्या कहते हैं इंस्टा पे जो रील, ओके ठीक है, लेवल्स का बनवा देंगे सर। अंशुल सर जाने से पहले आपसे जानना चाहेंगे अदानी ग्रीन में जिस तरीके से मोमेंटम बन रहा है, कुछ मतलब हाल फिलहाल में जिस तरीके से मोमेंटम बना है, कहीं कुछ व्यू आपका रहेगा? जाने से पहले क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा देखिए, अदानी ग्रीन कंप्लायंस विंडो के अंडर में आता है, तो अभी अदानी ग्रीन पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं रेगुलर उसमें ट्रेड करता हूं। बट अदानी एनर्जी सॉल्यूशन सामने मैंने आपको हमेशा इसके बदले बताया है, तो 1090 का पहला टारगेट हो चुका है, 1231 का दूसरा टारगेट है जिसकी तरफ चल रहा है स्टॉक। तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन पे भी फोकस कर सकते हैं। अदानी ग्रीन मैं रेगुलरली ट्रेड कर रहा हूं तो इस पे मैं सलाह नहीं दूंगा। बाकी स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर सर, जितने भी स्टॉक्स पे हमने बात की है कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। कंपनी, क्लाइंट, दर्शक, व्यूअर्स इनकी पोजीशन हो सकती है, बट किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी विशेष टिप्पणी देने के लिए। इस बीच हमारे एक दर्शक लिखते हैं सर रचित जी प्रदीप जी के लिए लड़की देखने गए थे, उसका क्या हुआ ये भी पूछिएगा ताकि हल्दर जी का मूड थोड़ा ठीक हो जाए। चलिए अब तो हल्दर जी चले गए तो अब पहले थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, वरना हल्दर जी का मूड ठीक करके भेजा जाता। कोई बात नहीं। बलदेव जी कह रहे हैं सर एक बात तो है, आज रचित सर ने टाई नहीं पहना है तो मार्केट रिकवर हो रहा है, आपको नहीं लगता रचित सर की टाई पर बैन लगा देना चाहिए? सर आपसे ज़्यादा पॉपुलर आपकी टाई हो रही है सर, ये बड़ी समस्या हो गई है ना, कि मतलब अद्भुत जो है लोगों का प्यार जो है इस टाई पर बरस रहा है। आज पहले प्लेटफॉर्म से ये बात चल रही है कि भाई आज क्या हुआ, आज हरी नहीं है, काली नहीं है, लाल नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा जो मार्केट करता हो करने दीजिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं तो बस कॉल दे रहा हूँ और बैठा हूँ। बहुत शानदार सर। सर एसीएमई सोलर देखिए जरा आपका व्यू क्या है, क्योंकि इस सेगमेंट को अब हम लोग जो है यहाँ पर बांधने की कोशिश करेंगे। और मैम जिस पर हम लोगों ने एक चीज़ पे या तो HFCL पे आप बात कर लीजिएगा या फिर मैं बताता हूँ आपको, लेकिन सर पहले तो आप टिप्पणी कंप्लीट कर लीजिए। सर सोलर इंडस्ट्रीज, एसीएमई सोलर, ये आपकी अच्छा सर एसीएमई सोलर पे अगर हम ध्यान डालें 284 लेवल्स पे चल रहा है, अच्छा मोमेंटम अभी ये मेंटेन कर रहा है और आने वाले दिनों में फर्दर अपसाइड के लिए तैयारी करके बैठा हुआ है। बहुत नियर टर्म में तो 294 और सस्टेन्ड मूवमेंट रहता है तो 324 के लेवल्स दिखा सकता है। एक रनअप के बाद स्टॉप लॉस जरूरी हो जाता है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे है बट बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस है। 244 के नीचे अगर ये बंद हो तो ये डायरेक्शन ही चेंज कर देगा, तो स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन कंटिन्यू रखें। चलिए ये बात है यहाँ पर। और मैम आप आर पावर और ये दोनों ही कवर कर लीजिए, है ना, आर पावर और जो दूसरा मैंने आपको बताया दोनों के खाली लेवल फटाफट। मैम आर पावर में बताइए क्या कर सकते हैं जी। ठीक है, आपने आर पावर 25.80 पर है, 25 रुपए 80 पैसे पर है, बाय है, होल्ड है, लेकिन लिमिटेड एक्सपोजर जो बर्दाश्त किया जा सके, जो कि स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा अभी के लिए 21 रुपए का। स्टॉप लॉस पहले 18 था, 19 हुआ, अभी 21 हो गया है और ये बढ़ता जा रहा है। देखिए जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा है वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस ट्रेल हो रहा है। तो जो लोग अभी 25 रुपए 80 पैसे पर खरीदना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए अभी का स्टॉप लॉस है 21 रुपए, टारगेट के ऊपर है ये अभी 25.5 रुपए का या 26 का, कुछ चेक कर लीजिएगा। 25-26 की रेंज का फर्स्ट टारगेट था, आ गया, बट अभी भी बुलिश है, इसीलिए यहाँ पर दोबारा बाय कर सकते हैं। जिन्होंने पहले नहीं किया, एक्सपोजर लिमिटेड रखना। टारगेट यहाँ पर होगा अब के लिए पहला आपका 29.50, 29.5 रुपए, फिर आपका 34 का टारगेट है। पहले जो भी टारगेट है रिवाइज कर लो अगर होल्ड कर रहे हो पोजीशन अभी। फर्स्ट टारगेट पर अगर बुक नहीं किया है तो सबके लिए सेम है अभी। और 34 के बाद आई वुड सजेस्ट 40 का वेट करना। और ये मोमेंटम शॉर्ट टर्म का होगा, चाहे पहले 2 महीने हो जाए या आपके टारगेट जो पहले हो जाए, ट्रेड को छोड़ देना अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो भी। अभी के लिए स्टॉप लॉस आपका 21 रुपए का है। HFCL आपने मुझे दिया था, HFCL छोड़ दिया, आप ले लीजिए। अच्छा। ग्रो ले लीजिए, क्योंकि ग्रो पे मैंने देखा कि थोड़ा सा ज्यादा लोगों का वो है और 190 भी क्रॉस कर गया, 195-95 के आसपास है। तो अब ऑलमोस्ट 200 क्रॉस करने जा रहा है जी इस गिरते बाजार में। क्या व्यू रहेगा? 210 का पहला टारगेट अभी दिया हुआ है, आ जाएगा, उसके लिए वेट करिए। फिर उसके बाद 240 से 50 के सेकंड टारगेट की रेंज है।
वहां पर अपनी पोजीशन आप चाहें तो शॉर्ट टर्म वाली पूरी बुक कर सकते हैं। अभी के लिए 50% बुकिंग के लिए भी 210 का वेट तो कम से कम करना चाहिए। यू शुड वेट फॉर दैट। नया तो नहीं खरीदना ना, अब तो बहुत चल गया। नया खरीदेंगे स्टॉप लॉस नहीं बैठेगा, इसलिए छोड़ दो। इसलिए छोड़ दो। तो अभी जिनके पास है वो वेट कर रहे हैं बड़े टारगेट के लिए, तो ये Yes. सलाह आपके लिए है। नए के लिए बहुत सारे मौके दिए गए हैं। अच्छा फटाफट मैं सर थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए सर, इस सेगमेंट को वाइंड अप करने से पहले अगर जो आपको पसंद आए तो उसके नाम आप ले सकते हैं कोई भी, और सेम अंबाला मैम आप, हालांकि समय तेजी से बीत रहा है, लेकिन जाइडस वेलनेस, किर्लोस्कर ब्रदर, एमसीएक्स, टाटा केमिकल, बीएससी, कोल इंडिया, जेपी पावर, अदानी पावर, एनटीपीसी ग्रीन, डॉलर इंडस्ट्रीज, जायसवाल नेको, आरपीएसजी, सुजलॉन, ओलेक्ट्रा ग्रीन, आर पावर, कुछ हो सकता है नाम छूट गए हो, जैसे कैपिटल पॉली का नाम छूट गया और एक दो नाम छूट गए होंगे। पर रचित सर कोई अगर इसमें आपको एक या दो कोई भी अच्छा लग रहा है क्या? सर जाइडस और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। चलिए ठीक है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जाइडस, चलिए ठीक है। अंबाला मैम? टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा केमिकल्स, ओलेक्ट्रा ग्रीन रिकमेंडेशन में है, और अभी और भी होल्ड करो उसको अच्छे से। एंड आपने एक स्टॉक और लिस्ट में नहीं है वो आपके, सुजलॉन, ठीक है? नहीं मैम लिस्ट में है, कैसे आपसे डिस्कस हुआ है ना, सुजलॉन के लेवल तो आपसे डिस्कस अच्छा किया स्टॉक है। हाँ आपसे डिस्कस किया है, तो आप ही से पूछा था, तो लिस्ट में है। चलिए, तो ये तमाम शेयरों पे बातचीत हुई है, ये पसंदीदा शेयर इन दोनों लोगों के हैं। इस सेगमेंट को यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं। अगले सेगमेंट पे मुलाकात, मतलब कहीं जा थोड़ी रहे, तो एक दो सवाल दर्शकों के ले लेते हैं, फिर जो है बातचीत आगे बढ़ाते हैं। और ये प्रश्न जो है एक ले लेते हैं, एक रह गया ओला। चलिए ओला इस सेगमेंट में कवर कर लेंगे अभी अगले सेगमेंट में। डिलीवरी को लेकर के हमारे दर्शक कह रहे हैं मैंने सुपर चैट भेजी, देखा नहीं सर। रचित सर आप देख लीजिए डिलीवरी क्या व्यू है इस पर। इन्होंने ये नहीं बताया क्या खरीदा है नहीं खरीदा है, डिलीवरी लिख के भेजा है, कह रहा है सुपर चैट भेजी है। जी सर। सर खरीद रखे हैं तो बने रहिए, नहीं खरीदे हैं तो किसी भी मार्केट करेक्शन में 434 436 की रेंज में आए तो खरीदिएगा। स्टॉप लॉस इसके लिए निकल के आ रहा है 416 का, टारगेट निकल के आ रहा है 484 का। इन्होंने अब जो इंटरसिटी भी डिलीवरी चालू कर दी है, रेवेन्यू इंप्रूवमेंट आते हुए दिखेंगे। अच्छा स्टॉक है, ऊपरी लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच ट्रेन इन रेंज जी की कमेंट्री आई, कह रहे हैं विपुल सर मैंने ट्रंप का जीसस यीशु मसीह अवतार के बारे में बोला था, आज की पोस्ट ट्रुथ सोशल पे रचित सर को मैंने ट्रंप नहीं बोला है, रचित सर मेरे फेवरेट हैं। अच्छा इन्होंने क्लैरिफाई किया कि मुझसे समझने में गलती हो गई, तो मैं माफ़ी चाहूँगा सर। मैं मतलब जो आपने लिखा था उसको ठीक तरीके से समझ नहीं पाया, या तो आपके लिखने में गलती रही या मेरे समझने में, लेकिन ये कहना वो नहीं चाह रहे थे। एक सवाल और ले लेते हैं, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, अनिंदिया जी का टिप्पणी, और फिर शुरू करते हैं अगला सेगमेंट। मैम जरा देख लीजिए, तिलक नगर इंडस्ट्रीज 460 पे है मैम के पास। मैंने इसमें पिछले महीने ट्रेड एक्टिविटी की है, अभी मुझे डेट याद नहीं है, तो वो टाइम ड्यूरेशन में आ सकता है, इसलिए अवॉइड करती हूँ। अच्छा आप अवॉइड कर रहे हैं, रचित सर आप ही देख लीजिए फिर। सर तिलक नगर जो है मदिरा पान से जुड़ी हुई कंपनी है। मैं कल सोच रहा था ये मेरे पास ही आनी थी घूम फिर के। और तिलक नगर सर देखिए इसमें ना बहुत कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है मुझे, अभी एक रेंज में है, ये रेंज अभी नहीं तोड़ेगा, या तो रिजल्ट आ जाने दीजिए फिर एक स्पाइक्ड अप मूवमेंट देगा। अगर रिजल्ट बहुत इनलाइन रहे तो फिर आप ये मान के चलिएगा कि एक्सट्रीम मार्केट कंडीशंस में 388 और हायर लेवल पे 456 अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं, जिसकी जीएम ब्रूरीज के बाद थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस कम हो गई, बट वैसे मुझे लग रहा है कि इस स्पेस में अच्छा मोमेंटम और रिजल्ट आपको आने में देखने को मिल सकते हैं। तो 472 और 472 के बाद बहुत कंफर्टेबली 524 तक के लिए तैयार हो रहा है। स्टॉक बहुत अच्छा है, बने रह सकते हैं। स्टॉक अच्छा है, बने रहें, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही। चलिए अगला सेगमेंट शुरू करते हैं, कुछ एक और अच्छे शेयरों की तलाश होगी यहाँ पर भी। सेक्टर वाइज देखें तो अभी थोड़ा सा कोशिश करेंगे, जैसा जो हमारा फेवरेट रहा है, कुछ एक डिफेंस पे, पावर पे, इन सबको लेकर के थोड़ी सी बातचीत करते रहें। इसके अलावा भी कुछ एक शेयर जो छूट गए हैं महत्वपूर्ण, वो उस पर भी हम लगातार जो है चर्चा करेंगे। चलिए एक एक करके जो है लेकर के आते हैं। और पहली कंपनी हमारा मैम ओला से ही शुरू करना चाहेंगे, ओला पे क्योंकि रह गई थी पिछले सेगमेंट के में ही बात। बुरी तरह टूटा है, हालांकि ड्राफ्ट पॉलिसी के आने के बाद बुरी तरह तो नहीं कहेंगे, 4-5% करेक्ट हुआ है, लेकिन क्या ये गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है? क्योंकि इस पॉलिसी को बाद जितनी भी जितनी ऑटो कंपनियों की 3 व्हीलर को लेकर के, बाकी चीज़ों को लेकर के आज अच्छा मोमेंटम है, और अगले 3 साल के लिए जो ड्राफ्ट पॉलिसी है वो अब ईवी पर फोकस होती हुई दिखाई दे रही है। क्या ओला इलेक्ट्रिक उसका फ़ायदा उठा पाएगी, या इसका सारा फायदा इथर ही ले जाएगा? पहली टिप्पणी आपकी ओला पर। थोड़ा बहुत
चल जाएगा, लेकिन पोर्टफोलियो में रख के सजा के मत रखना, ये सावधानी रखिएगा। बाकी फिलहाल खरीदने के लिए 38.30 पर है, थोड़ा रुकोगे तो अच्छा है, शायद 37.50 मिल जाए आपको। परसेंटेज वाइज ये 3% डिस्काउंट होगा कम से कम। तो मेरी सलाह में 37.5 से 37 रुपए की रेंज में दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जितना स्ट्रिक्टली मतलब रिलीजियसली फॉलो कर सकते हो करना, उतना रिस्क मत लेना बढ़ने एक समय से ज्यादा। और यहाँ पर फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस 34 का होगा अगर आप 37.5 से 37 रुपए की रेंज के बायर बन रहे हैं, एंड टारगेट आपके होंगे 50 और 60 के। ठीक सर। मैम अरे आज एक चीज़ गड़बड़ हो गई, मैं सवाल लेते लेते चूंकि मैं थम भी लिख रहा था, सर से कमेंट्री नहीं ली मार्केट पे, तो या तो इसी सेगमेंट में ले लेते हैं सर संक्षिप्त टिप्पणी सर। अभी की सिचुएशन देखिए, मेरा जो सवाल है बड़ा स्पेसिफिक है सर, कि एक तो ये कि इस्लामाबाद वार्ता पे बहुत कुछ बड़ा निकलेगा, इसकी उम्मीदें बहुत कम लोगों को थी। दूसरा ये कि जो डेस्परेशन और जो बातचीत का लहजा है यूएस की तरफ से, वो ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी तरीके से अब इस मामले से निकलना चाह रहे हैं। ईरान का जो रवैया ये है, वो किसी भी सूरत में अपनी शर्तों पे चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है। खींचना वो भी नहीं चाह रहे हैं, तभी वो पाकिस्तान आए, लेकिन ये है कि वो अपनी शर्तों पर चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहे हैं। जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो ठीक है, सब लोग अपना दावा मजबूती के साथ ठोक रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात के लिए क्या आपको लग रहा है कि बहुत लंबा शायद ना खींचे? आपका व्यू पॉइंट क्या है एनालिसिस को लेकर के? अभी क्या लग रहा है, क्या बीच का रास्ता कोई निकल पाएगा, और क्या सिचुएशन देख रहे हैं, और क्या मतलब जो एक डर बहुत ज़्यादा पहले था उससे सिचुएशन हल्की हुई है? आपका व्यू पॉइंट, संक्षिप्त टिप्पणी सर। देखिए जल्दी खत्म होगा, हाँ 1-1.5 महीना 2 महीना में खत्म हो जाना चाहिए। क्या कूल ऑफ होगा? नहीं। इंटेंसिफाई होगा? हाँ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो डोनाल्ड ट्रंप ने अब टिप्पणी कर दी है, वो और इस बात को एग्रीवेट करेगा। और बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूं सर, रशिया चाइना। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यूएस ने अपनी शिप से बैन कर दिया ईरान के कंटेनर्स को बाहर निकलना, तो चाइना डायरेक्ट हिट होने वाला है। वो चाइना बिल्कुल सहन नहीं करेगा। चाइना किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो देखने वाली बात होगी। इस वॉर के लिए सर पिछले हफ्ते से मैं एक ही बात कह रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट सब समझ रहे हैं जो चीज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। $104 के आसपास क्रूड जब आएगा तो मार्केट में आपको पेन पॉइंट बढ़ने को देखने को मिल जाएगा। एंड विद एवरी इंक्रीज ऑफ डॉलर द मार्केट्स विल करेक्ट फर्दर। बार बार मैं एक ही चीज कह रहा हूं, थोड़ा कॉशियस रहिए। अब मैं निफ्टी के लेवल नहीं दूंगा, जहां आपको समझ में आए वहां निफ्टी की पोजीशन बना के रखिए, मगर $148 इज द फर्स्ट टारगेट एंड 165 इज द सेकंड टारगेट। इस चीज के लिए थोड़ा सा तैयार रहिएगा। जिन लोगों ने निफ्टी की ट्रेड ले रखी है इस हफ्ते के लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 2 सपोर्ट हैं, वो टूटे तो निकल जाना चाहिए, 23,600 और 23,200। इन 2 लेवल्स के नीचे निफ्टी का पेन पॉइंट आपने जो लो देखे हैं उससे बहुत ज्यादा और भी लो आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंगली पोजीशन मैनेज करें। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और सर अगला सवाल जो है वो इथर को लेकर के था, ईवी पॉलिसी को लेकर के 10 सेकंड का व्यू आपका, और इथर कंप्लीट कीजिए सर। ये जो ड्राफ्ट है ना, ये ड्राफ्ट मुझे बहुत ज्यादा, वैसे मतलब जितना मैंने पढ़ा है स्पेसिफिकली जो 2 व्हीलर स्पेस के लिए ड्राफ्ट आया, मुझे लगता नहीं है गो थ्रू होगा। बहुत इंपॉसिबल बात है ये कि आप मुझे बोल दो कि मैं तो आपको खरीदने ही नहीं दूंगा पेट्रोल 2 व्हीलर। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। इसमें मेरे को लगता है थोड़ा सा टिंकरिंग जरूर आती हुई देखने को मिलनी चाहिए। एथर ऑलरेडी मूव कर रहा था, अब एथर जिस तरीके से मूव कर रहा है, एक चीज मैं बोल देता हूं, इट इज हाई टाइम वी शुड स्टार्ट कंसिडरिंग बुकिंग प्रॉफिट्स, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर ही आप 6-8 महीने के लिए फंसे रह जाएं। जहां तक बात है पोजीशन की, तो स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा नीचे है, क्योंकि इतने भागने के बाद ऊपर का स्टॉप लॉस तो थोड़ा मुश्किल है। 824 के स्टॉप लॉस के साथ हायर लेवल पे अब एग्जिट की सोचिएगा। जितना ईवी प्ले होना था खास करके 2 व्हीलर स्पेस का, हो चुका, अब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, इस पर रखिए ध्यान। चलिए चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए। जो है मैम डिफेंस को लेकर के अब क्या व्यू रखना चाहिए, और 1-2 डिफेंस के एंट्रीज, हाँ सेलेक्टिव स्टॉक, प्रिसाइज एंट्रीज की फोकस। तो ये सिलेक्टेड में ये शामिल है क्या बीडीएल को लेकर के? जो हमारे फेवरेट्स हैं उनको 1-2 के नाम जरा डिस्कस कर लेते हैं। बीडीएल 1332 पे आपका व्यू, और बीएल 440 पे रचित सर का व्यू। अंबाला मैम आप पहले। थैंक यू। बीडीएल यस, अगर आप एक इन्वेस्टर के तौर पर कुछ खरीद कर लेकर जाना चाहते हैं, जो लोग हैं पहले तो वो तो बने रहिए, आप प्रॉफिट अभी बुक मत करो, जैसा भी है होल्ड करके चलिए।
अभी, और जिनको नए बाय करना है 133 पर चल रहा है, 1333 पर चल रहा है, गुड नंबर। और तो अभी आप इसको चाहे तो बाय करके चल सकते हैं आगे के लिए। इसमें फर्दर जो टारगेट्स है 13 अप्रैल 2026 में, जो दोबारा जब हम ये एंट्रीज बता रही हूँ कि यहाँ पर इसमें फिर से खरीदारी कर सकते हैं आप लोग लास्ट वीक के अलावा भी, इसीलिए बोलो पोजीशन होल्ड करके चलो। तो करंट प्राइस से जो खरीद रहे हैं आप लोग, कम से कम 1500 रुपए से 1670 के टारगेट का वेट करिएगा। पॉसिबल ये टारगेट्स है, आ जाएंगे। 6 महीने का समय लग सकता है, उतनी तैयारी से रहना। रही बात स्टॉप लॉस, अभी के लिए आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर जैसे ही ये 1400 के ऊपर चला जाए उससे मैं स्टॉप लॉस अपना 1270 कर लीजिएगा। एज ऑफ नाउ मेरा स्टॉप लॉस इज 1200। चलिए, ये बात 1200 के स्टॉप लॉस यहाँ पर रखने की सलाह दी जा रही है। 1500 1670 तक के टारगेट। बीटीएल के बाद बीएल पे आ जाते हैं। सर, आपका व्यू क्या रहेगा बीएल को लेकर के? सर, फ्रेश पोजीशन नहीं, अगर ट्रेडिंग पोजीशन है 464 रुपए प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। जिन लोगों ने मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड कर रखा है आराम से होल्ड करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फ्रेश पोजीशन बनानी है, जैसे ही मार्केट में करेक्शन आएगा तो 424 से चालू करिएगा और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा 394 के लेवल्स तक स्टैगर्ड मैनर। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इस बीच जो है हमारे एक दर्शक आस्था गुप्ता जी हैं, उन्होंने लिखा पूरा वो क्या, वो जो इमोजी आती है ना, वो दिल बन के आता है, कहने लगी सर डिफेंस बन गया। भाई, आपके कहने से पहले मैम देखिए, पता है कि हम लोगों की विशेष जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे एक दर्शक ने धनराशि भेजी है अम्बाला मैम, और ट्राइडेंट के बारे में जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं अम्बाला मैम से पूछ लीजिए, मेरा पहला सवाल है। इन्होंने पहली बार सवाल पूछा है तो धनराशि भेजी है, तो आप जरा ट्राइडेंट देख लीजिए। और एक हमारे दर्शक बीएचईएल को लेकर के बहुत देर से परेशान है, रचित सर, उनका सवाल आपके हिस्से जा रहा है। कह रहे हैं गुरुदेव हमारा सवाल कभी देख लीजिए, बीएचईएल 253 पे लिया हुआ है। तो सर आप देख लीजिए, और अम्बाला मैम पहले आप बताइए। आपने मुझे ट्राइडेंट दिया है ना? जी मैम, बिल्कुल सही सुना आपने। नथिंग, कुछ और कर रही थी तो टाइम बाय किया। क्या फील कर रही थी आप? कुछ और कर रही थी, टाइम बाय किया, नथिंग एल्स। सॉरी। बहुत शानदार, वाह वाह वाह, अद्भुत मैम। ओके, जो आपके अंदर की बहुमुखी प्रतिभा है ना, अद्भुत है। जी मैम। नहीं, वो दिख गया, मतलब ठीक है। अभी चल रहा है 25 रुपए 35 पैसे पर। ऑलरेडी एयू व्यूअर्स ऑलरेडी इसमें होंगे 22 रुपए और 23 रुपए के भाव से। सजेशन ये है, प्लीज होल्ड 26, जहां तक मुझे अच्छे से याद है मैंने आपको 27 रुपए 30 रुपए और आपको 35 रुपए तक के टारगेट दिए हैं। सो यू कैन होल्ड फॉर दिस टारगेट। अभी आए नहीं है तो टारगेट का आराम से वेट करो, स्टॉप लॉस भी गया नहीं है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अभी बाय कर सकते हैं क्या? यस। 27 से लेकर के 35 रुपए तक के टारगेट्स हैं जो पार्ट्स में आएंगे, लाइक 27, देन 32, 30, 35, इस तरह से। तो 3 टारगेट्स के आप इसमें न्यू पोजीशंस भी बना सकते हैं। नाउ द गुड थिंग इज कि जो पहले स्टॉप लॉस आपका 22 रुपए था, थोड़ा सा वो सिमट गया है ऊपर की तरफ। अब आप 23 रुपए का स्टॉप लॉस भी लगाए तो आपका काम चल जाएगा। स्टॉक चला है तो इसलिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी आप ऊपर तरफ शिफ्ट कर लीजिए। स्टिल बुलिश है, अभी ऊपर जा सकता है। चलिए, इस बीच हमारे संजय कुमार धीर जी लिख रहे हैं, विपुल जी, रचित जी, अम्बाला जी को सुप्रभात। विपुल जी, आपके ग्रुप के अतिरिक्त रचित जी और अम्बाला जी को गलती से कोई कुछ भी ना बोले, वरना सुनने के लिए मैं आगे आ जाऊंगा। अब मैं कुछ बोल नहीं सकता, जान लगा दूंगा। अरे गुरुदेव, इतना भावुक मत हुआ जी आप लोग। मतलब अद्भुत है भाई। मतलब मैं एक बात बोलूं, बस एक स्टॉप लॉस की देरी है बस। वक्त बदलते, हालात बदलते ना, टाइम नहीं लगता। खैर, वो गलती से एक स्टॉप लॉस हो गया, वो तो मैम यही भावना है ना। इतना प्रेशर नहीं लेते, जीवन में इतने स्टॉप लॉस कर चुके हैं ना कि अब टारगेट स्टॉप लॉस से ऊपर उठ चुके हैं। यस सर। जी सर, वो आपके लिए बीएचईएल भी था। जी सर। मैं एक्चुअली सोच रहा था अम्बाला मैम मार्केट के लेवल के लिए बोल रही हूँ, बस एक स्टॉप लॉस निकलने की देरी है। तो मैंने कहा हाँ, मैं भी अब उसी का इंतजार कर रहा हूँ और मैं वहां पे भी नहीं बोलूंगा। मैं जितना मैंने ऊपरी लेवल में बोला था बेच के निकलने के लिए, अब जाने दीजिएगा मार्केट को सर, मैं बोलूंगा ही नहीं, होने दीजिए। अब आता है सर बीएचईएल, तो मेरे को लगता नहीं, मतलब इनको परेशानी क्यों हो रही है? 253 पे ले रखे हैं सर, 288 रुपए चल रहा है। व्हाट बेटर प्राइस? अगर ट्रेडिंग बेट है तो मैं कहता हूँ 296 लेवल्स तक निकल जाइएगा। अगर आपने इसको डिलीवरी के तौर पे ले रखा है और मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं, तो जैसे ही जून के स्टार्टिंग वीक से आपको ये बादल छटते हुए दिखेंगे, उसके बाद सिचुएशन इंप्रूव होती हुई दिखेगी। 325, 26, 28, 38 ये लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए ठीक है, ये बात हो गई बीएचईएल को लेकर के। चलिए मैम, एचएल के लेवल आप क्या रहेंगे करंट लेवल पे? बीच में डिफेंस और पावर दोनों का ही एक और एक। जी हाँ, बताइए। 4200 का पहला टारगेट है, आया क्या आज? एक मिनट।
अलर्ट तो नहीं आया मुझे। नहीं आया हुआ मैम जी। नहीं आया अभी। 4200 का ही पहला टारगेट है, तो अभी भी वो इंटैक्टेड है। जो लोग हैं पोजीशन में, आप लोग आराम से पोजीशन, जिन्होंने 3750 से और 3850 तक अपनी पोजीशन कंप्लीट की है फॉर दिस, आप 4200 और 4500 की तो मिनिमम टारगेट है, इनका वेट तो करो ही करो। बाकी आप इसको 5500 तक भी हिम्मत करके अगर होल्ड कर सके तो नथिंग लाइक दैट। जो लोग छूट गए हैं, जिनको लग रहा है कि हमने लेट देखा है, आप लोग स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे वो सवाल है। बाकी फिलहाल आप आधे एक्सपोजर पर तो जरूर बाय कर सकते हैं अभी भी, लेकिन अभी के लिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा कंजर्वेटिव और प्रोबेबिलिटी वाइज थोड़ा सा वीक, ये स्टॉप लॉस ही रखना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ज्यादा ऊपर के लिए जगह नहीं है पहले टारगेट की कंपैरिजन में। जब तक सेकंड टारगेट यानी 4500 आएगा नहीं, आपका रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा नहीं तब तक। सो एज ऑफ नाउ अगर आप 4900 4097 के आसपास बाय करना चाहते हैं करिए, लेकिन 3800 अभी के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। अगर हिट हो जाए तो छोड़ दीजिएगा, दोबारा कहाँ बाय करना है विल डिस्कस, बट अभी के लिए 4200 4500 टारगेट है। चलिए ठीक मैम, आइनॉक्स फिट के सिर्फ टारगेट और स्टॉप लॉस बताइएगा। 90 पे चल रहा है। तब तक रचित सर आपके पास आ जाते हैं और आपके लिए टाटा पावर और पावर ग्रिड की खाली अगर लेवल बता सकें। जी सर। सर टाटा पावर अगर ले रखा है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर ट्रेडिंग बैठ है 416 से 420 के बीच में खरीदारी के लिए बोलूंगा। जब भी मार्केट करेक्ट करता है और 368 से 384 के लेवल आएंगे वहां खरीदना है। चलिए, और पावर ग्रिड भी सर, सिर्फ लेवल। सर पावर ग्रिड पे भी नजर डाल देते हैं। जिस तरीके से पावर ग्रिड प्लेस्ड है, अगर आपने खरीद रखा है तो आराम से वेट करें। जैसे ही आपको ये दिखा दे 316 से 320 का लेवल, वहां एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और एंट्री के लिए कहीं भी मार्केट जब अभी करेक्ट करेगा तो 288 से 294 के लेवल्स आए, वहां खरीदारी कर सकते हैं। चलिए ठीक है। हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं, गुफ्फू खान साहब, आप लोगों के टारगेट हिट रेट से मेरी वाइफ का एनिवर्सरी गिफ्ट टारगेट हो जाएगा लगता है। थैंक यू अलॉट, थैंक्स अलॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मपत्नी जी को, परिवार को, सबको तोहफा दीजिए सर, हम तो यही चाहते हैं। अंबाला मैम आप बताइए, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी आपको जो ट्रेड दिया गया है आइनॉक्स विंड? ओके, अभी भी होल्ड है, पहले टारगेट के ऊपर है, बट स्टिल बाय लगता है मुझे। और जितने भी लोग पहले से 90 रुपए के टारगेट के चॉइस कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है। प्लीज होल्ड इट टाइट, क्योंकि इसके बाद दोबारा मिलेगा नहीं ये वाला मोमेंटम। अगर आपको कैच करना, इट्स लाइक समथिंग लाइक हैपनिंग लाइक इलेक्ट्रिक, वैसा सब कुछ होने जा रहा है, वैसा लग रहा है। तो अभी के लिए 90 रुपए 83 पैसे 90.36 पर अभी चल रहा है, बाय कर सकते हैं यहाँ से। अब जब आप आगे के टारगेट देखें, नोट कर लीजिए, और वैसे वैसे अपनी पोजीशन को आप चाहे तो देख सकते हैं। 100 रुपए का पहला है, 115 का दूसरा टारगेट है, एंड इसके बाद थर्ड जंप बहुत बड़ा है 140 का। एंड पॉसिबिलिटीज एक्सट्रीमली वेरी ब्यूटीफुल पॉसिबिलिटीज है, आ जाएंगे लगता है। चलिए, तो आप पोजीशन बना सकते हैं। 78 का फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस है। पारस डिफेंस में पूछना चाह रहा था, लेकिन एक दर्शक विभोर वर्मा जी ने धनराशि भेजी है और कह रहे कितने रुपए की सुपर चैट भेजने पर मेरा सवाल। ऐसा कुछ नहीं है सर, सबके सवाल लिए जाते हैं, पैसे भेजने की भी जरूरत नहीं है सवाल के लिए, लेकिन ठीक है आपने भेजे। टाटा उसका वेदांता सर, वेदांता का बाई कब करना चाहिए, सिर्फ लेवल बता दीजिए, ये सेगमेंट समाप्त करना है क्योंकि आज थोड़ा पहले सवाल शो समाप्त करना है। सर वीडीएल कभी भी आपको मार्केट करेक्शन में 722 रुपए तक आता हुआ दिखे, वहां पे खरीदारी करना चालू करेंगे। स्टैगर्ड मैनर में खरीदारी करेंगे। मार्केट जिस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, हो सकता है 624 रुपए तक का भाव दिखाए। इतना लंबा रेंज है, और इस पे मैं क्यों एक्टिवेट कर रहा हूं 724 से, क्योंकि अब वीडीएल जिस तरीके से पोजीशन हो रहा है 860, 980 और 1040 के लिए तैयारी कर रहा है। चलिए ठीक है, बहुत लोगों के सवाल नहीं ले पाए, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अगले सेगमेंट पे यानी 1 बजे वाले शो में वो सवाल जो आपका सिलसिला जारी रहेगा, उसमें आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। अभी के लिए शुरू करते हैं ब्रोकर बोले। ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी इस बाजार में क्या कर रहे हैं ब्रोकर, जानते हैं हर्ष के साथ। पहला सवाल हर्ष बताइए कि आज का कौन सा स्टॉक्स लेकर के आए हैं, किस सेक्टर से लेकर के आए हैं? जी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनबीएफसी बैंक है। और आप ये देखिए एक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह, 77 रुपए के इन्होंने टारगेट दिए। इससे पहले इन्होंने 67 रुपए के टारगेट दिए थे, लेकिन अब इन्होंने अपने टारगेट्स को बढ़ाकर 77 रुपीज कर दिया है। सबसे पहले इनका कहना है कि डाइवर्सिफाइड यूनिवर्सल बैंक
की दिशा में बैंक जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है यहाँ पर। और इनका कहना है कि सिक्योर्ड लोन मिक्स जो है यहाँ पर वो 49% है, जिससे FY30 तक वित्त वर्ष 2030 तक ये जो सिक्योर्ड लोन मिक्स है 49 से बढ़कर 65 से लेकर 70% तक बढ़ता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। इसके अलावा मजबूत ग्रोथ देखने को मिली। लोन ग्रोथ की बात करें तो 26% की Y-on-Y की ग्रोथ है यहाँ पर। डिसबर्समेंट की बात करें, रिकॉर्ड स्तर पर डिसबर्समेंट है यहाँ पे। एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार जारी है यहाँ पे। कलेक्शन जो है वो 99% के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। कासा रेशो में काफी हद तक सुधार है यहाँ पे, आगे भी उम्मीद है इसमें। इसके अलावा आगे की ग्रोथ के लिए जो कैपिटल जो हो सकता है कि बैंक रेस करे, वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर मान के चल रहा है। क्या बात यहाँ पर निकल के आई है और जीवन को लेकर के। रजित सर आपसे शुरू करें या अंबाला मैम का नंबर है, पता नहीं, चलिए ठीक, कोई भी शुरू कर दे। रजित सर आपसे ही शुरू करते हैं और जीवन पे बताइए एक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट 77 के टारगेट, क्या टारगेट है आपके, क्या रहा है सर? टारगेट आ सकते हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए रखना होगा, बट इस रिपोर्ट को सुन के जो खरीदारी की बात कर रहे हैं उनको बोलूंगा जब भी मार्केट करे और करेक्ट करे और 50 से 54 रुपए की रेंज में आए वहां पे खरीदारी करिए। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर के। अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, ACME। अगर हम लोग अगली कंपनी की तरफ बढ़े तो ACME सोलर की बात करते हैं यहाँ पे। और पिछले कुछ समय में स्टॉक ने एक अच्छा रिटर्न बना के दिया, एक महीने के अंदर 10% की तेजी। बहुत सारे ब्रोकरेज जो है वो बुलिश दिख रहे हैं। सिर्फ एक HSBC नहीं, इससे पहले भी कई रिपोर्ट आई जो काफी पॉजिटिव दिख रही हैं। खरीदारी की सलाह 350 रुपए के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। सबसे पहले इनका कहना है जिस तरीके से देश भर में रिन्यूएबल एनर्जी पर सरकार का फोकस है, इसकी बेनिफिशियरी कंपनी भी होगी। इसके अलावा इन्होंने कहा कि वर्टिकली इंटीग्रेटेड पावर प्रोड्यूसर है कंपनी, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो कंपनी बिजली उत्पादन करती है तमाम फेसेस में जैसे उत्पादन होता है तो उसमें तमाम स्टेजेस जो है कंपनी खुद से करती है, किसी के ऊपर निर्भरता नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा 6 गीगावाट की जो कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी भी है, यानी कि कंपनी की तरफ से पहले ही बहुत सारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है यहाँ पे जो है बाइंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो। साथ में लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी, अर्निंग विजिबिलिटी भी दिखती है यहाँ पे। बैटरी स्टोरेज सिस्टम जो है काफ़ी मजबूत है। डिस्पैचेबल जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उसको बेहतर रिटर्न की संभावनाएं दिख रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे जिस तरीके से देश में बिजली की डिमांड बढ़ रही है वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। एबिटा जो है हर साल औसत 72% की दर से बढ़ता हुआ दिख सकता है, जो एक बड़ा पॉइंट दिखता है जो कि इस रिपोर्ट में है। अंबाला मैम, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात भी कर रहे थे ACME सोलार को लेकर के, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी करंट लेवल पे? HSBC की रिपोर्ट से सहमत है आप? 12 मार्च को 350 का टारगेट दिया था, वाह, तो 230 225 पर AU के सभी व्यूअर्स, मतलब जो भी लोग देखते हैं, कंसीडर जिसने भी किया दे आर इन, एंड आई वुड रिक्वेस्ट सजेस्ट प्लीज ये टारगेट पॉसिबल है। अगर पोजीशन अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट की बुक नहीं की है तो होल्ड करके अभी आप जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या आज बाय करें, तो मेरी नजर में हाँ बाय कर सकते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, डिस्क्लोजर देना जरूरी होता है कि पहले इसमें 230-25 की रेंज में बाइंग हो चुकी है 12 मार्च को, और आप लोगों को भी रेकमेंड किया था पब्लिकली भी। वहां से 270 का पहला टारगेट है, नाउ इट्स अबव दैट। अभी 220 और 350 के टारगेट इंटैक्टेड हैं, आप उसके लिए आराम से वेट करिए। एंड जिन्होंने प्रोजेक्शन दी है रिपोर्ट की वो 350 तक ही है, एंड आई एग्री विद इट। ये बात है ACME सोलार को लेकर के निकल के आई है। 350 के आसपास का लक्ष्य यहाँ पर निकल करके आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, श्रीराम फाइनेंस की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है JP मॉर्गन की रिपोर्ट। ओवरवेट की सलाह 1180 के टारगेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। इन्होंने कहा कि अभी कुछ समय के लिए फिलहाल के NBFC में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल कंसर्न है यहाँ पर, एक रिस्क जो है वो महंगाई को लेकर बना हुआ है यहाँ पे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मित्सुबिशी जो फाइनेंशियल ग्रुप है उसमें एक बड़ा निवेश हुआ है यहाँ पर, और 396 अरब के आसपास का यहाँ पे। क्रेडिट रेटिंग जो है AAA वो होती हुई दिखी, अपग्रेड होती हुई दिखी, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है 80 to 100 BPS पॉइंट की कमी देखने को मिल रही है। उम्मीद है आगे भी इस तरह की स्थिति होगी। कॉम्पिटिटिवनेस और ग्रोथ कंपनी की बढ़ती हुई दिखेगी यहाँ पे। कम लागत की वजह से जो लो यील्ड सेगमेंट्स है वो एक ग्रोथ की संभावना यहाँ पे दिखा रहा है। इन्होंने FY26 से लेके 28 के बीच में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैगर के हिसाब से 25%, AUM कैगर के हिसाब से 18% और रिटर्न ऑन एसेट के हिसाब से भी एक अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। चलिए, ये बात यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस को लेकर के निकल के आई है। चलिए चलते हैं आखिरी कंपनी के लिए। अब जो है श्रीराम फाइनेंस को लेकर के रचित सर। बिल्कुल, मेरा नंबर है 1180 का टारगेट बहुत आराम से देखने को मिलेगा। और जो भी लोग पोजीशन बनाना चाह रहे हैं आराम से 980 से लेकर और 980 से 890 की रेंज में आके आप पोजीशन बना सकते हैं।
1180 इन्होंने टारगेट दिया है, उसके ऊपर सस्टेन मूवमेंट करने का 1360 भी दिखाएगा आपको लॉन्ग टर्म। चलिए ये बात यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस लास्ट काउंटर हर्ष बताइए जी। एवेन्यू सुपर मार्ट की बात करते हैं, डी मार्ट की बात कर लेते हैं, और ये जो है रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारे जो थे ब्रोकरेज जो काफ़ी बुलिश थे, लेकिन इसने कहा कि बिकवाली कीजिए आप, और जो टारगेट्स दिए 3700 के दिए एमके ने। अब इनका सबसे पहले क्या कहना है, इनका कहना है कि स्टॉक जो है काफ़ी महंगा है, वैल्यूएशन अगर आप देखें तो 70x के पी के आसपास ट्रेड करता है, जो इनको महंगा दिखता है यहाँ पे। क्विक कॉमर्स कंपनियां जो है के वजह से प्राइस गैप अप जो है वो बहुत कम हो गया है यहाँ पे। और इनका ये कहना है जो बिल कट्स हैं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप देखें तो वो FY20 के अंदर 6% से नीचे कम हो गया, यहाँ पे जो लेवल था उसके लिए भी नीचे 6% नीचे आ गया है। डार्क स्टोर्स में तेजी से बढ़ रही है यहाँ पे। कैपेक्स पर स्टोर जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 60% तक बढ़ गया है यहाँ पे। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल जो है 19% से घटकर 13% के आसपास आ गया है। और आने वाले दिनों में इनका मानना है कि जो रिटेल मार्केट है वो तेजी से बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, इसलिए पैग रेशियो भी जो है इन्होंने कहा है कि भाई हो सकता है आगे स्थिति जो और घटती हुई दिखे। चलिए 3700 के टारगेट नीचे की तरफ जा सकता है यहाँ पर। अंबाला मैम आपका व्यू? ना, आई मीन नो। बहुत थोड़ा सा, मतलब मैं सुन ही रही थी, 37 से कैसे जाएगा, क्यों? तो अभी ऐसा रीजन नहीं है। आई डोंट एग्री विद इट। मुझे लगता है 3400 भी आ गया तो बहुत, 4000 भी आ गया तो बहुत है। यहाँ पर बाय है, अगर 4000 आता भी है तो मतलब गुड काउंटर, गुड कंपनी, गुड ग्रोथ, डिस्काउंट में आया था, फिर से थोड़ा बहुत डिस्काउंट आ जाएगा 5-6% का, उसको भुनाने की कोशिश करना। तो 4000 के आसपास इसको बाय कर सकते हैं। रही बात टारगेट, तो मैं व्यू से तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। डिस्काउंट आएगा छोटा मोटा, उतना नहीं, लेकिन फिर आपके लिए जो टारगेट है वंस यू एंटर्ड, तो उस समय आपके लिए टारगेट 4800, 5500 से पहले बेचना मत। पूरी पोजीशन बेचना है तो 5500 तक शॉर्ट टर्म का बेच सकते हो, आधा 4800 पर तब तक होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल बाय मत करो क्योंकि थोड़ा सा महंगा है, पर 3700 नहीं लगता। चल ठीक, इसी के साथ इस सेगमेंट को अब समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारा सेगमेंट एक और अपलोड हो गया है 11:30 बजे, तो आप लोगों के लिए ये सेगमेंट आप जाकर के देख सकते हैं। गिरते बाजार में के गिरते बाजार के ये धुरंधर शेयर हैं MCX, अदानी पावर, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, सुजलॉन जैसे शेयरों के अलावा बहुत सारे शेयरों को लेकर के हमने बातचीत की है। जाइए देखिए और अपनी टिप्पणियां हमें अवश्य दीजिए। जायडस वेलनेस, किर्लोस्कर ब्रदर, MCX, टाटा केमिकल, BSC, कोल इंडिया, JP पावर, अदानी पावर, NTPC ग्रीन, डॉलर इंडस्ट्रीज, जायसवाल नेको, RPSG, सुजलॉन, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, आर पावर जैसे शेयरों पे हुई है डिटेल में बातचीत। तो तमाम एक्सपर्ट की राय वहाँ मिल जाएगी आपको। जाइए देखिए, अपनी टिप्पणियाँ दीजिए। बाकी जिनके सवाल आप लोग भेज रहे हैं, 1 बजे आप लोगों के सवालों के उत्तर देंगे। तो 1 बजे अपने हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी रहेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। 9354027995 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपने सवाल हमें भेजते रहिए। तो डिस्क्लोजर रजत सर आपका सर, जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, लिमिटेड फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर, कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। एज ऑलवेज सर, फन डूइंग शो। और आपको, अंबाला मैम को थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अंबाला मैम डिस्क्लोजर। आज भी हमने कई सारे स्टॉक्स पर अपनी राय रखी है। बाई सेल जिन भी स्टॉक्स पे दिया है उनमें से किसी में मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं। आई हैव डिफरेंट स्टॉक्स, बताया अगर कुछ ऐसा आया तो। एंड मेंबर्स के पास जरूर हो सकता है स्मॉल केस का जो पोर्टफोलियोज हैं उनमें भी स्टॉक्स हो सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब हम लाइव होते हैं तो वहां पर स्टॉक जनरली कॉमन होते हैं, तो हो सकता है चांसेस कि लोग उसमें लोगों के पास पोजीशंस हो। एंड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, उसको समझते हुए काम करिए एंड दोनों को अलग तरह से हैंडल करिए। जाते जाते इंपॉर्टेंट अपडेट इसलिए दे देती हूँ। HFCL 90 का फाइनल टारगेट था, बट सजेशन ये है बुक मत करो, 100 रुपए आ जाएगा, होल्ड कर लेना। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।